राम राम सर, राम राम। गजब हो गया सर। अशोक कुमार चीखते हुए भारत की खुफिया तंजीम रा के चीफ एजेंट राहुल के कमरे में घुस आया। उसका सांस फूल रहा था जैसे काफी तेज दौड़ते हुए आया हो। अरे रे रे, आराम से अशोक, आराम से। धीरज बाबा धीरज, ज्यादा परेशान मत हो, बोलो क्या बात है। मजबूत असाब के मालिक राहुल ने बगैर किसी परेशानी से कहा, सर वो पांचों छोकरे तो लोहे के चने निकले। उन्होंने हमारा मिशन PK-007 नाकाम बना दिया और हमारे पांचों साथी पाकिस्तानी कमांडोज के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। अशोक ने एक ही सांस में सारी रिपोर्ट पेश कर दी। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता। 5 बच्चे हमारे तरबियत याफ्ता एजेंट्स पर काबू पा लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अपनी इतला दुरुस्त करो वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। राहुल गुस्से में चिंगारते हुए बोला, सर ये इतला तस्दीक शुदा है। 1 घंटे पहले तक मेरा उनसे राब्ता था। वो मुझे हर लम्हे की रिपोर्ट दे रहे थे। उनके बयान के मुताबिक वो पांचों लड़के अभी तक जहाज में शिनाख्त नहीं हो सके और कोशिश जारी है। फिर थोड़ी देर बाद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया और अजीबोगरीब आवाजें आने लगी जैसे जहाज में लड़ाई हो रही हो। और अभी पाकिस्तान से हमारे एजेंट मोहन ने इतला दी है कि वो पांचों गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तो पाकिस्तान टीवी भी इसकी रिपोर्ट दे रहा है। क्या कह रहे हो तुम बेवकूफ? राहुल ने जल्दी से लपक कर टीवी रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया, जिस पर कराची एयरपोर्ट से बराह रास्त एक शख्स तफसीलात बयान कर रहा था। राहुल ने गुस्से में रिमोट पटक दिया और फोन उठाकर सेक्रेटरी को हदायत देते हुए कहा, जल्दी से तमाम जिम्मेदारान को इतला दो कि ठीक 15 मिनट बाद मीटिंग हॉल में पहुंच जाएं, हम आइंदा की प्लानिंग तय करेंगे। हदायत देने के बाद वो अशोक से कहने लगा, तुम फौरन मोहन से राब्ता कायम करो और उससे कहो कि वो किसी तरह गिरफ्तार साथियों से राब्ता करे और उन्हें हदायत दे कि वो अपना मुंह बंद रखें बस। बहुत खूब भाई, जबरदस्त, तुम पांचों ने तो मुझे खुश कर दिया। मास्टर खान ने तारीफी नजरों से पांचों लड़कों को देखते हुए कहा। मास्टर खान इतला मिलते ही फौरन कराची पहुंचे थे और पांचों को रात के खाने पर बुलाया था। सर ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और आपकी तरबियत का नतीजा है, वरना हम इस काबिल कहाँ थे। इमरान ने आजिजी से कहा तो मास्टर खान ने आगे बढ़कर इमरान को गले लगा लिया। नहीं भाई, ये सब तुम्हारे सच्चे जज्बों की वजह से मुमकिन हुआ और वैसे भी अल्लाह की शेरों पर अल्लाह का हाथ होता है। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने अपने पहले ही मार्के में जबरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा किया है, लेकिन अब बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि भारत के न सिर्फ सारे एजेंट हरकत में हैं, बल्कि इनके हाथों के तोते भी उड़ गए होंगे। मास्टर खान ने खुश होते हुए कहा, सर अब आइंदा के लिए क्या हुक्म है? मेरे ख्याल में हमें आपस में राब्ता कायम रखना चाहिए और हर हफ्ते मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा। शोएब ने मशवरा दिया। बहुत अच्छा मशवरा है, मेरा भी यही ख्याल था जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। मेरे ख्याल में हर जुम्मा की शाम हम इसी मुकाम पर मीटिंग करेंगे और हालात के मुताबिक आइंदा का लाहा अमल तय करेंगे। मास्टर खान ने पांचों के चेहरों पर निगाह डालते हुए कहा, बिल्कुल सर, ये ठीक है, लेकिन सर ये भारतीय एजेंट जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, इनका क्या इलाज किया जाए? जुबैर ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, इस सिलसिले में मैं रा की हाई कमान से बात कर चुका हूँ कि बिला वजह हमारे साथ टक्कर मत लो, ये जबरदस्ती दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। अगर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें तो आप भी कर सकते हैं, वरना हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली और खुद ही मुसीबत में फंस गए। बहरहाल हम सिर्फ दिफाई पोजीशन अख्तियार करेंगे और खुद कोई कार्रवाई करने से गुरेज करेंगे। मास्टर खान ने दो टोक अंदाज में अपनी पॉलिसी वाजे करते हुए कहा, सर मुझे आपकी बात से इत्तफाक है, लेकिन हमें इस खबीस दुश्मन से छुटकारा पाने की कोई तरकीब जरूर सोचनी चाहिए, वरना हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल भारत का सबसे करीबी दोस्त है और अगर बिलफर्ज भारत ने इसराइल से मदद मांग ली तो हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे और हमारा मिशन भी अधूरा रह जाएगा। साकिब ने बात मुकम्मल की तो सब के चेहरों पर फिक्रमंदी के साए लहराने लगे। हूँ वाकई हमारी तो इस तरफ नजर ही नहीं गई, तुम तो वाकई बहुत दूर की कोड़ी लाए हो। खैर इस मसले पर मिलकर सोचते हैं और आइंदा इजलास में कोई हिकमत अमली तय करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। मास्टर खान ने मीटिंग बर्खास्त करते हुए कहा तो सारे लड़के उठ खड़े हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मिशन PK-007 नाकाम हो चुका है और हमारे पांचों साथी गिरफ्तार हैं और इसी सिलसिले में ये हंगामी इजलास बुलाया गया है। राहुल ने रा के जिम्मेदारान को मुखातिब करते हुए कहा, बस मेरे ख्याल में हमें पहले वो वजूहात मालूम करनी चाहिए जिनकी वजह से हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। एक मेंबर ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, वजूहात को गोली मारो, मैंने पांचों गिरफ्तार एजेंटों के डेथ वारंट जारी कर दिए हैं। कल सुबह तक वो मौत के मुंह में पहुंच चुके होंगे। ऐसे बुज़दिल और निकम्मे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, लेकिन बस ये तो ज्यादती है, हमें इनको छुड़ाना चाहिए। वो हमारे मुल्क का सरमाया है, हिंदुस्तान ने उनके ऊपर अपना पैसा खर्च किया है और उन्होंने देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगाई है। अगर आज वो गिरफ्तार हैं तो क्या हम उन्हें मार डालें? इस तरह तो आइंदा देश की खातिर कोई काम नहीं करेगा। अशोक को गुस्सा आ गया, उसने तकरीर शुरू कर दी। शट अप, बकवास बंद करो, उनकी मौत का फैसला हो चुका है, अब हमें आइंदा की मंसूबाबंदी करनी है। ओके, राहुल ने अटल फैसला सुनाते हुए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा राहुल साहिब। अशोक ये कहते हुए अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। अच्छा तो हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं, तो फिर तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं।
ये कहते हुए राहुल ने अचानक पिस्टल निकाली और अशोक के सीने का निशाना लेकर लगातार 3-4 फायर किए और थोड़ी देर बाद अशोक का बेजान लाशा हाल के कीमती कालीन को खून से रंगीन कर रहा था। सारे हाल में सन्नाटा तारी हो चुका था। अशोक की लाश बाहर जा चुकी थी। इतने करीबी साथी को इतनी आसानी से मौत के मुंह में जाते देखकर सारे एजेंटों को अपनी मौत भी करीब नजर आ रही थी और वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो चुके थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें इन 5 पाकिस्तानी छोकरों ने इनके बास मास्टर खान के गिर्द घेरा डालना है। इस सिलसिले में मुझे आप सब लोगों की तजावीज दरकार हैं। राहुल ने पिस्टल कोट की जेब में रखते हुए इतने इत्मीनान से कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बॉस, ये मास्टर खान वही है ना जो कई अरसा तक भारत में जासूसी करता रहा है और आजकल पाकिस्तान में रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा है। एक एजेंट ने सवालिया अंदाज में तस्दीक करनी चाहिए। रिटायर्ड नहीं बल्कि अब हमारे लिए मजीद मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। चंद महीने पहले उसने अखबार में इश्तहार देकर 5 बच्चों को जमा किया जो हमारी इतलात के मुताबिक हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हैं। उसने इनको जबरदस्त ट्रेनिंग दी और इन्हें हर तरह के हालात का सामना करने की तरबियत दी, जिसकी तफसीली रिपोर्ट हमारे एजेंट के जरिए हमारे पास पहुंच चुकी है। इन 5 लड़कों की तस्वीर खुफिया तौर पर ले ली गई हैं और रहायशी पते भी हासिल कर लिए गए हैं। बहरहाल मुझे वो लड़के जिंदा हालत में चाहिए। मैं भी तो देखूं कि आखिर वो हैं क्या चीज। राहुल ने गुस्से से आंखें बाहर निकालते हुए कहा, जिसमें सफाकियत वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती थी। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में हमें भरपूर प्लानिंग तैयार करके पाकिस्तान भेजनी होगी ताकि हमें दोबारा नाकामी का मुंह न देखना पड़े। एक और एजेंट ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, नहीं, इस दफा मैं खुद ऑपरेशन की निगरानी करूंगा और हम पूरा ग्रुप भारत से तैयार करेंगे और तुम में से चंद अफराद मेरे साथ होंगे। इस बार मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहूंगा। तुम में से कौन कौन इस ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहेगा? राहुल ने अचानक तमाम इमरान से सवाल कर डाला, जिसके जवाब में सारे एजेंट एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। कोई भी खुशी से मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार नहीं था। अरे तुम लोग तो अभी से डर गए। इस मर्तबा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ऑपरेशन इंतहाई खुफिया होगा जिसमें मुकेश, जितेंद्र और राजेश मेरे साथ पाकिस्तान जाएंगे और बाकी अफराद यहीं से कंट्रोल संभालेंगे। बाकी तफसीलात हम अगली मीटिंग में तय करेंगे। इस ऐलान के साथ ही मुकेश, जितेंद्र और राजेश के चेहरों पर बेबसी के आसार वाज़े तौर पर नमूदार हो चुके थे। शाम का अखबार पढ़ते हुए साकिब की नजरें एक खबर पर जम गईं। पाकिस्तान भारत क्रिकेट सीरीज के लिए बड़ी तादाद में भारतीय शायकीन कराची पहुंच चुके हैं। तफसीलात में लिखा था कि इस सीरीज को देखने के नाम पर शरपसंदों की आमद खारिज अज अमकान नहीं। साकिब की छठी हिस्स बेदार हो चुकी थी। खतरे की घंटियां उसके दिमाग में मंदिर के घंटे की तरह बज रही थी। अभी वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ जुबैर की आवाज सुनाई दी, साकिब, इमरान को गुलशन इकबाल से अगवा कर लिया गया है। क्या इतनी जल्दी? साकिब ने हैरत से कहा, इतनी जल्दी से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुम्हें पहले से भी कुछ मालूम है? जुबैर ने फौरन साकिब के अल्फाज पकड़ लिए। हाँ, आज एक खबर पड़ी तो अचानक छठी हिस्स बेदार हो गई कि जरूर कुछ होने वाला है, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। बहरहाल अब क्या करना है? साकिब ने पूछा। अभी मेरे पास वकास का फोन आया था, हमें फौरन मरकज पहुंचना है। जुबैर ने मुख्तसर इत्तला दी और साकिब ने ओके कहकर फोन रख दिया। मीटिंग हॉल में मास्टर खान बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे। साकिब और वकास पहुंच चुके थे, अलबत्ता जुबैर अभी तक गायब था। अल्लाह खैर करे, ये जुबैर पता नहीं कहाँ रह गया। हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं क्योंकि अब हमारे पास इंतजार का वक्त नहीं। मास्टर खान अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, मेरे ख्याल में उसकी बाइक पंक्चर हो गई है, कहीं रास्ते में फंसा होगा। साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, साकिब, तुम्हें इसकी इतला है या ऐसे ही डींगे मार रहे हो? मास्टर खान ने साकिब को गुस्से से घूरते हुए कहा। तो साकिब ने फौरन माजरत करते हुए कहा, सर माफी चाहता हूँ, वैसे ही मेरे जहन में एक बात आ गई थी। इसी दौरान मास्टर खान के मोबाइल की आवाज गूंज उठी और मेज पर रखा हुआ मोबाइल थरथरा उठा। मास्टर खान ने मोबाइल कान से लगाया तो दूसरी तरफ जुबैर था। सर दरअसल मेरी, जुबैर ने अभी इतना ही कहा था कि मास्टर खान बेसाख्ता बोले, हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई है। ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? हम मीटिंग शुरू कर रहे हैं। मास्टर खान न चाहते हुए भी साकिब की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई है? जुबैर की आवाज में बला की हैरत पोशीदा थी। तफसीलात आने के बाद अभी ये बताओ कि कब पहुंच रहे हो? मास्टर खान ने जुबैर की हैरानी को नजरअंदाज करते हुए कहा, सर बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप मीटिंग शुरू कीजिए। जुबैर ने बात खत्म की और मास्टर खान ने ओके कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। भाई तुम इंसान हो या जिन? ये तो वाकई पंक्चर हो गई। मुझे तो तुम पर शक होता जा रहा है। जरूर तुम्हारे पास कोई गैबी ताकत है। मास्टर खान भी काफी हद तक सटपटा गए थे। सर ये तो सिर्फ अंदाजा लगाना है। अब अगर मेरे अक्सर अंदाजे दुरुस्त हो जाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? आप मना करेंगे तो आइंदा मुंह बंद रखूंगा। साकिब ने आखिरी जुमला ऐसे कहा जैसे धमकी दे रहा हो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे मुंह खोलने में ही हमारा फायदा है। वैसे भी तुम मुंह बंद रख ही नहीं सकते। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ ना? मास्टर खान ने साकिब के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। तो साकिब ने मुस्कुराते हुए जवाब में कंधे उचका दिए। सर जुबैर से तो बात हो गई, मगर ये शोएब कहाँ गायब है? वकास ने तशवीश का इजहार किया। शोएब गायब नहीं, फील्ड में है। बस जुबैर आने ही वाला है, फिर हम सारी बातें एक साथ ही कर लेंगे।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जुबैर ने अंदर आते हुए कहा। हाँ भाई, अब अंदर आ ही चुके हो तो पूछ क्यों रहे हो? साकिब ने हंसते हुए कहा। साकिब भाई, इमरान भाई की ठीक ठाक फैंटी लग रही होगी और आप यहाँ बैठे हंस रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें जल्द ही संजीदगी से कोई लाया अमल तय करके फौरन अमल करना चाहिए। दूसरे दिन सुबह 10 बजे पांचों लड़के कराची के एक पोश इलाके क्लिफ्टन में वाक़ एक घर में पहुंचा दिए गए। मास्टर खान पहले से वहां मौजूद था। पांचों को देखकर मास्टर खान खुश हो गया। मुझे यही उम्मीद थी कि तुम सब लोग जरूर आओगे। मास्टर खान ने पांचों को बारी बारी गले लगाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। मास्टर खान ने सबको अपने पीछे आने का इशारा दिया। एक कमरे में पहुंचकर मास्टर खान ने सबको कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा और बोला, आज हम असल मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले ये किताबें आप लोग उठा लें। इसका मुताला आप मीटिंग के बाद यहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं ले जा सकते। मास्टर खान के कहने पर मेज पर मौजूद पांचों किताबें सब ने बारी बारी उठा ली, जिसके सुर्ख वर्क पर टॉप सीक्रेट के अलावा कुछ तहरीर नहीं था। जैसा कि मैं अपना तारुफ करवा चुका हूँ, मेरा नाम सईद खान है और मास्टर खान के नाम से पहचाना जाता हूँ। पाकिस्तान आर्मी में कर्नल रह चुका हूँ और पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी की जिम्मेदारी भी रही है। जैसे जैसे मास्टर खान अपना तारुफ करवा रहा था, पांचों लड़कों की आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। खुफिया एजेंसी में होने की वजह से मुझे भारत और इसराइल जाने का मौका भी मिला। भारत में जासूसी करने के इल्जाम में मुझे 3 साल जेल भी काटनी पड़ी और बिल आखिर में वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। ये एक अलग दास्तान है। बहरहाल भारत की खुफिया एजेंसियां मेरे पीछे लग गईं, मेरे सर की कीमत लग गई। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से मैं किसी तरह पाकिस्तान पहुँचने में कामयाब हो गया। 6 महीने आराम करने के बाद मेरी जिम्मेदारी इसराइल में लग गई। वहाँ मैं एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर ड्यूटी के साथ साथ जासूसी भी करता रहा। इसी दौरान मेरा फलस्तीन भी आना जाना रहता था। वहाँ मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम देखकर मेरा खून खोल उठता। मैंने किसी हद तक उनकी मदद भी की, लेकिन बहरहाल मैं मजबूर था क्योंकि मेरा मिशन कुछ और था। मैं 2 साल नहायत कामयाबी के साथ वहाँ काम करता रहा। इसराइली फौज और खुफिया एजेंसियां मेरी सरगर्मियों से लाइल्म रहीं। इसी दौरान इसराइल की एक खुफिया फाइल और एक केस मेरे हाथ लग गई, जिसमें सारी मनसूबाबंदी दर्ज थी जो यहूदियों ने आज से तकरीबन 100 बरस कबल तैयार की थी। इस फाइल में ईसाइयों और मुसलमानों को तबाह करके पूरी दुनिया पर कब्जा करने के नापाक अज़ाइम मौजूद हैं। आज भी वो बड़ी कामयाबी के साथ इस नापाक मंसूबे पर अमल कर रहे हैं और ईसाइयत को तबाह करके इस्लाम के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इस्लामी मुमालिक के हुक्मरान तो उन्होंने काबू कर लिए, मगर मुसलमान कौम को काबू ना कर सके। जब ये खुफिया फाइल मेरे हाथ लगी और मैंने इसका मुताला शुरू किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही साथ यहूदियों के खिलाफ नफरत के जज्बात शदीद तर हो गए। और फिर इसराइली हुकाम को पता चल गया कि उनकी खुफिया फाइल जिसे वो 100 साल से छुपाए हुए थे चोरी हो चुकी है। इस तरह इसराइल की खुफिया तंजीम मोसाद मेरे पीछे लग गई और मुझे वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। पाकिस्तान आकर मैंने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इसराइल के खिलाफ जो प्लान मैंने अपने दिमाग में तैयार किया था वो मैं फौज में रहकर नहीं कर सकता था। पांचों लड़के टिकटिकी बांधे पलक झपकाए बगैर मास्टर खान की तरफ देख रहे थे और बातें सुनने में महफ थे। सर, क्या अब हमें इसराइली फौज से लड़ना पड़ेगा? जुबैर ने खौफ से थूक निगलते हुए पूछा। अरे तुम तो अभी से घबरा गए, मेरी बात तो मुकम्मल होने दो। मेरे ख्याल में तुम लोग मेरी बातों से बोर हो रहे हो। चलो पहले एक कप चाय हो जाए, फिर वो केस सुनेंगे जो बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगी थी। उसे सुनने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और इसराइली अज़ाइम को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि वो केस आज से तकरीबन 100 साल कबल उस मीटिंग की है जिसमें दुनिया भर से 100 अहम यहूदियों को, जिनके पास बेशुमार मालो दौलत थी, जर्मनी बुलाया गया और दुनिया पर कब्जे की मंसूबाबंदी की गई थी। सर, आपने तो हमको तजस्सुस में डाल दिया। चाय बाद में पी लेंगे, मेरे ख्याल में पहले वो केस सुन ली जाए। शुएब ने दिलचस्पी लेते हुए मशवरा दिया। यही तजस्सुस तो मैं तुम लोगों के अंदर पैदा करना चाह रहा हूँ। इसके बगैर तो हमारा काम आगे चल ही नहीं सकेगा। लो चाय आ गई, बस इसे पी कर आगे बढ़ते हैं। पांचों ने जल्दी जल्दी चाय खत्म कर डाली और बेचैनी से मास्टर खान की चाय खत्म होने का इंतजार करने लगे। चाय पीने के बाद मास्टर खान ने अपनी जेब से वो केस्ट निकाली और टेप रिकॉर्ड में लगाकर बटन दबा दिया और फिर एक शख्स की आवाज उभरी जो अंग्रेजी में बोल रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गैरिसन और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये आज की मीटिंग निहायत खुफिया है और जिस हाल में आप हजरात बैठे हैं ये जर्मनी के शहर बर्लिन का वो मीटिंग हाल है जो ज़ेरे ज़मीन और निहायत सीक्रेट है। मेरे जारी करदा सर्कुलर के जरिए आपके इल्म में ये बात तो आ चुकी होगी कि यहाँ मौजूद अफराद में से हर एक का ताल्लुक यहूदियत से है। बहरहाल आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद बहुत अहम है और शायद तवील भी। आप में से हर शख्स अच्छी तरह जानता है कि हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है वो मजहब नस्ली बुनियाद पर है और हमारी तालीमात के मुताबिक यहूदी सिर्फ वही हो सकता है जिसकी माँ यहूदी हो। लिहाजा हम किसी शख्स को यहूदी नहीं बना सकते। हाँ, बागी जरूर बना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा है और ईसाई ईसाइयत को फैला रहा है। मुसलमान इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और ईसाई दूसरे नंबर पर हैं, मगर हम यहूदी इस दुनिया में सबसे कम।
6 अरब लोगों की दुनिया में सिर्फ चंद करोड़ यहूदी, यानी आटे में नमक के बराबर। लेकिन हमारा प्लान ये है कि हमें पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना है और अपने जेरे दस्त करना है, यानी इस दुनिया में वही कुछ होगा जो हम चाहेंगे। मिस्टर गैरिसन ने इंतहाई मकरू अंदाज में अल्फाज अदा किए। क्या एक साथ कई आवाजें उभरी जिनमें हैरानी नुमाया थी। जी हाँ, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं। मेरा प्लान फौलाद से मजबूत और पहाड़ से ज्यादा बुलंद है और हम इस पर बहुत गौर व फिक्र कर चुके हैं। अब आपके मशवरे और रजामंदी के साथ हम इसे अमली जामा पहनाना चाहते हैं। आप लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मालदार हजरात शुमार होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहूदियत को बचाने और इसे मजबूत बनाने में अपनी सलाहियतों के साथ साथ अपने माली वसाइल से भी हमारे हाथ मजबूत करेंगे। मिस्टर गैरिसन ने पूरी उम्मीद लहजे में कहा। मिस्टर गैरिसन, आप पहले अपना मंसूबा पेश करें, फिर हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। हीरो के सबसे बड़े ताजर मिस्टर जैक्सन ने गैरिसन को मुखातिब करते हुए कहा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अपना मंसूबा आपके सामने रखता हूँ, मगर एक बात आप लोग अच्छी तरह सोच समझ लें कि मंसूबा बयान करने के बाद किसी भी शख्स को ये अख्तियार नहीं होगा कि वो हमारा साथ छोड़ दे, क्योंकि मंसूबा इंतहाई खुफिया है। और अगर ये राज मंजरे आम पर आ गया तो समझ लें कि वो यहूदियत का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुसलमान और ईसाई इस जमीन पर एक भी यहूदी को नहीं बख्शेंगे। लिहाजा जो लोग यहूदियत के साथ मुखलिस हैं वो यहाँ तशरीफ रखें, बाकी हजरात यहाँ से जा सकते हैं। मिस्टर गैरिसन ने अपनी बात खत्म करके पूरे हाल पर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई शख्स अपनी जगह से नहीं उठा। वेल डन, ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है कि आप तमाम लोग अपने मजहब से निहायत मुखलिस हैं। तो सुनिए, हमारे मंसूबे की सारी तफसीलात किताबी शक्ल में आप तक पहुंच जाएंगी और आप सुकून से इसका मुताला कर सकेंगे। लेकिन मुख्तसरन मैं बयान कर देता हूं कि दुनिया पर कब्जे के लिए हमें 4 मुख्तलिफ महाजों पर एक साथ काम करना होगा। नंबर 1, सारी दुनिया की दौलत को अपने कंट्रोल में लेना है। इसके लिए दुनिया के तमाम बड़े बड़े बैंकों को मुंह मांगे दामों खरीदना है और नए बैंकों का क़याम अमल में लाना है, जिसमें सबसे अहम आलमी मालियाती बैंक का क़याम है जो तमाम बैंकों को कंट्रोल करेगा। इस तरह हमारी अपनी दौलत के अलावा दूसरों की दौलत पर भी हमारा कब्जा होगा और हम जिस तरह चाहेंगे इसे इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, मीडिया को अपने काबू में लाना है। इसमें दुनिया भर के अहम रेडियो चैनल्स और अहम मैगजीन और बड़े बड़े अखबारात को खरीदना होगा और साथ ही नए नए मैगजीन और अखबारात को मुतारफ कराना है। इस तरह पूरी दुनिया सिर्फ वही सुनेगी जो हम चाहेंगे, वही पढ़ेगी जो हम इन्हें पढ़ाना चाहेंगे और वही कुछ देखेंगे जो हम इन्हें दिखाना चाहेंगे। इसी मीडिया के जरिए हम फहाशी और यानी और बेहयाई को मुसलमानों और ईसाइयों में आम कर देंगे ताकि वो अखलाकी तौर पर कमजोर हो जाएं। नंबर 3, यहूदी रियासत का क़याम अमल में लाना है। इसके लिए हमने फलस्तीन के इलाके को चुना है और हमारे मजहब का ताल्लुक भी इसी जगह से है। लिहाजा इसके लिए हमें इसराइल के नाम से यहूदी रियासत कायम करनी होगी और अरबों से इनकी जमीनें छीननी होंगी। इसके बाद दुनिया भर में बिखरे हुए यहूदियों को लाकर इसमें आबाद करेंगे। इस तरह हमारा भी एक वतन होगा जहां बैठकर हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेंगे। नंबर 4, ईसाइयों और मुसलमानों को आपस में लड़ाना है और इन जंगों को मजहबी रंग देकर हम दोनों को कमजोर कर देंगे। इसके लिए हम अपना जासूसी नेटवर्क मोसाद के नाम से मजबूत करेंगे। ईसाइयों और मुसलमानों को खरीद कर अपना काम निकालेंगे और इन मुमालिक पर अपनी मर्जी के हुक्मरान मुसल्लत करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुलाम होंगे। मिस्टर गैरिसन ने निहायत सफाकी के साथ अपने गनामने मंसूबे को मेम्बरान के सामने पेश कर दिया। गुड की आवाज के साथ ही अचानक केस्ट बंद हो गई और तमाम अफराद जो बड़े हमाक के साथ केस्ट सुन रहे थे एक गहरा सांस लेकर सीधे बैठ गए। यहूदियों के अज़ाइम इस केस्ट में भी तकरीबन वैसे ही हैं जैसे इस खुफिया फाइल में हैं। बहरहाल कुछ भी हो, वो अपने नापाक मंसूबों पर बड़ी कामयाबी से अमल पैरा हैं और हमारा मिशन इनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना है। मास्टर खान टेप रिकॉर्ड से केस्ट निकालते हुए बोले, सर आपके ख्याल में 100 साल में वो कितने फीसद तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं? इमरान ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मेरे ख्याल में वो 70 से 80% तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पहले मरहले में उन्होंने ईसाइयत को निशाना बनाया और मुकर्ररा हदफ से पहले ही उन्होंने ईसाइयों को अखलाकी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। आज वो यहूदियों के इशारों पर नाच रहे हैं और यहूदियों के ही इशारों पर मुसलमान ममालिक पर हमले कर रहे हैं। ईसाइयों के बाद मुसलमानों की बारी आई, लेकिन तमाम तर साजिशों के बावजूद मुसलमान हर दफा इनसे अपनी गर्दन छुड़ा लेता है। शायद इसलिए कि इस्लाम एक सच्चा और मुकम्मल दीन है और ये इतनी आराम से यहूदियों के हाथ आने वाला नहीं, इंशाअल्लाह। सर इतनी बड़ी मुनज़्ज़म ताकत से टकराना क्या खुदकुशी करने के मुतरादिफ नहीं है? मुझे तो ये अफसानवी बात मालूम हो रही है। साकिब ने कंधे उचकाते हुए कहा, वाकई वो एक मुनज़्ज़म ताकत थी, मगर अब हालात बदल रहे हैं। आप ये याद रखिए कि यहूदी दुनिया की सबसे ज्यादा बुज़दिल कौम है क्योंकि वो मौत से डरती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो खुद लड़ने के बजाय ईसाइयों और मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं और खुद दूर बैठकर तमाशा देखते हैं। और फलस्तीन में क़याम के दौरान मैंने कई दफा देखा कि यहूदी फौज के सामने कोई बच्चा भी हाथ में पत्थर लिए आ जाए तो जदीद असलहा होने के बावजूद दुम दबा कर भाग जाते हैं। वो असलहा, टेक्नोलॉजी और दौलत के बलबूते पर दुनिया भर में दहशत गर्दी करते फिर रहे हैं।
हम पांचों से आप किस तरह का काम लेना चाहते हैं और हमें क्या करना होगा? शोएब ने दो टोक अल्फाज में जहन में उठने वाला सवाल पूछ डाला। मेरी प्लानिंग के मुताबिक सबसे पहले तुम सबको 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी है, जिसमें हर एतबार से मुकम्मल फिट हो जाने के बाद 2 महीने का स्पेशल कोर्स होगा, जिसमें हसास आलात का इस्तेमाल, खुफिया नेटवर्क के बारे में मालूमात और मेकअप के जरिए शक्ल तब्दील करने की मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाएगी। मास्टर खान सांस लेने को रुके। यानी 8 माह की ट्रेनिंग के बाद हम अमली फील्ड में आ जाएंगे? जुबैर ने बेताबी से पूछा। हाँ बिल्कुल, 4 माह तक तुम लोग मुल्क के अंदर रहते हुए मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ अपनी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करोगे और इसके बाद हम 6 अफराद की टीम मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ नाम निहाद दुश्मन रियासत में दाखिल हो जाएगी। क्या हमें इसराइल के अंदर घुसकर कार्रवाई करनी होगी? वो पांचों हैरत से चलाए। यकीनन हमें दुश्मन के कल्ब पर हमला करना होगा, तभी दुश्मन की साजिशों को नाकाम कर सकते हैं। मास्टर खान ने पांचों के हैरत से खुले मुंह की तरफ देखते हुए कहा, मगर पासपोर्ट तो दूर की बात है, हमारा तो शनाख्ती कार्ड तक नहीं बना, और फिर घर वालों को किस तरह राजी करेंगे? वकास जो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था बोला, इन मामलात की फिक्र आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ हामी भरनी है, बाकी काम मेरा होगा, ठीक है? मास्टर खान की बात पर पांचों लड़के इस बात में गर्दन हिलाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले हफ्ते वो पांचों सामान कंधों पर डाले मास्टर खान की रहनुमाई में कैडेट कॉलेज मरी पहुंच गए। मास्टर खान पांचों लड़कों के वालिदैन से इजाजत ले चुके थे और इन्हें मुतमाइन करने में भी कामयाब हो चुके थे। अब बज़ाहिर वो पांचों कैडेट कॉलेज मरी में पढ़ने जा रहे थे, लेकिन कॉलेज से कुछ दूर फासले पर उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था, जिसे बहुत जबरदस्त तरीके से कैमोफ्लेज किया गया था ताकि आम लोगों को आसानी से नजर न आए और दुश्मन से भी हिफाजत रहे। सुबह फजर से पहले उनकी मुख्तलिफ वर्जिशें शुरू हो जाती। फजर की नमाज के बाद जबरदस्त नाश्ता होता और फिर तरबियत के मुख्तलिफ मराहल का आगाज हो जाता। वो पांचों शाम तक थक कर चूर हो जाते। मास्टर खान हर वक्त इनके साथ रहता और इनकी जिस्मानी तरबियत के साथ साथ अखलाकी और रूहानी तरबियत का भी एहतमाम करता। 6 महीने की जबरदस्त तरबियत के बाद वो अगले मरहले के लिए तैयार हो चुके थे। मास्टर खान ने 6 महीने के मुख्तसर वक्त में इनकी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा कर दिया था और वो पांचों भी मास्टर खान की हैरत अंगेज सलाहियतें देख कर हैरान होते रहे। बिल आखिर वो वक्त आ गया जब इन्हें 2 महीने के स्पेशल कोर्स के लिए मरी से आज़ाद कश्मीर रवाना होना था। आज़ाद कश्मीर में इन्हें हसास आलात के इस्तेमाल के तरीके सिखाए गए, इसराइल के खुफिया नेटवर्क के बारे में मालूमात दी गई और इसके अलावा इन्हें मेकअप के जरिए चेहरा तब्दील करना भी सिखाया गया। 2 महीने बाद अब वो आसानी से अपनी और एक दूसरे की शक्ल तब्दील कर सकते थे। 8 महीने मुकम्मल होने के बाद वो ईद मनाने घरों की तरफ रवाना होने लगे तो मास्टर खान ने इन्हें आइंदा के लिए हदायत देते हुए कहा, मैं तुम लोगों को कामयाब ट्रेनिंग पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि तुम लोग हर मकसद और मिशन में सुरखरू हो। तुम लोग कल अपने अपने घर को रवाना हो रहे हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम लोगों को किसी वक्त भी कॉल की जा सकती है, क्योंकि तुम लोगों को प्रोग्राम के मुताबिक 4 महीने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। इमरान, शुएब, साकिब, जुबैर और वकास ने यस सर कहते हुए मास्टर खान को सलूट मारा और हाथ मिलाकर अपने अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगे। इमरान भाई, इतना मजा आ रहा था, अब घर जाकर क्या करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि कराची में हम बोर हो जाएंगे। साकिब कपड़े बैग में रखते हुए बोला, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि फौरन ही कोई मिशन मिल जाता तो मजा आ जाता। अब तो मास्टर खान की मर्जी है कि हमें कब कॉल करते हैं। इमरान ने साकिब की तायद करते हुए कहा, यार तुम लोग इंसान हो या जिन, 8 महीने से घर की शक्ल नहीं देखी और तुम लोगों का यहाँ से जाने को दिल नहीं चाह रहा। ट्रेनिंग में तुम्हारे जिस्म के साथ साथ कहीं दिल तो पत्थर नहीं हो गए? जुबैर ने इमरान और साकिब की तरफ मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा तो सारे हंस पड़े। मेरा दिल कह रहा है कि हमें ये टिकट कैंसिल कर देनी चाहिए, मुझे खतरे की बू महसूस हो रही है। साकिब ने संजीदगी से कहा, मेरे ख्याल में आज तुम नहाना भूल गए इसलिए बू। वकास ने इतना ही कहा था कि सब हंस पड़े, मगर इस दफा कहकी की आवाज पहले से भी बुलंद थी। दूसरे दिन शाम को ठीक 5 बजे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। घर वालों को हैरान करने के लिए उन्होंने अपनी शक्लें तब्दील कर रखी थी। थोड़ी देर बाद जहाज रनवे पर दौड़ रहा था और वो पांचों आगे पीछे सीटों पर बैठे हुए खुशगपियों में मसरूफ थे। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक स्पीकर गूंज उठा और पायलट की आवाज मुसाफिरों के कानों से टकराई। वो घबराहट में कह रहा था, ख्वातीनो हजरात, आप लोगों से गुजारिश है कि पुरसुकून रहिए और हदायत को गौर से सुनिए। हमारा जहाज PK 007 जो इस्लामाबाद से कराची जा रहा था हाई जैक कर लिया गया है। पायलट ऐलान कर रहा था और जहाज के मुसाफिरों में चीखों पुकार की आवाजें बुलंद हो चुकी थी। अरे मारे गए, साकिब ने बराबर में बैठे जुबैर को कुहनी मारते हुए कहा, जो काफी देर से ऊँग रहा था। भाई क्या हो गया, जहाज में बैठने की तमीज नहीं है जो कुहनियां मारे जा रहे हो? जुबैर जो अभी तक सही तरीके से होश में नहीं आया था बड़बड़ाते हुए बोला, जल्दी उठो, हमारा जहाज हाईजैक कर लिया गया है। साकिब ने सरगोशी करते हुए कहा, क्या? जुबैर ने क्या को खींचते हुए घबराहट के आलम में कहा और बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। अब उसकी नींद ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे गधे के सर से सींग। सुनो, अभी अभी पायलट ने यही ऐलान किया है, लेकिन ये नहीं पता कि हाईजैकर्स कौन लोग हैं और इनके अज़ाइम क्या हैं।
जहाज में शोर बढ़ता जा रहा था और साकिब फिर भी कदरे हल्की आवाज में बोला, लेकिन मुझे तो अभी तक हाई जैकर नजर नहीं आ रहा। कहीं ये मजाक तो नहीं? वो कहीं आज अप्रैल की पहली तारीख तो नहीं? हो सकता है जहाज का अमला हमारे साथ अप्रैल फूल मना रहा हो। जुबैर सरगोशी करते हुए बोला, अप्रैल फूल के चाचा, ये अप्रैल का महीना नहीं है। बक बक बंद करो और जल्दी से आइंदा की हिकमतें अमली तय करो। साकिब ने कमर के गिर्द लिपटी बेल्ट गैर महसूस अंदाज में खोलते हुए कहा, तो जुबैर भी जल्दी से बेल्ट खोलने लगा ताकि किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में मुश्किल न हो। इसी दौरान अगली नशिस्त पर बैठे शुएब, वकास और इमरान हरकत में आ चुके थे और उठने के लिए पतोल ही रहे थे कि स्पीकर से दोबारा आवाज उभरी, खबरदार कोई शख्स अपनी जगह से ना हिले वरना उसे गोली मार दी जाएगी। सारे मुसाफिर हमारे निशाने पर हैं। हमें चंद दहशतगर्दों की तलाश है। शिनाख्त होते ही आप सबको छोड़ दिया जाएगा। इमरान, ये भारत के हाई जैकर्स हैं जो यकीनन हमारी तलाश में हैं। हमारा मेकअप हमारे काम आ रहा है। इससे पहले कि वो हमें तलाश कर ले, हमें ही कुछ करना होगा। वकास आहिस्तगी से बोला, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि ये भारत के ही हाई जैकर्स हैं? इमरान ने हैरानगी से पूछा, मैं जो आवाज सुन लूं उसे सालों याद रखता हूँ। ये वही आवाज है जो हमने इंटरव्यू वाले दिन मास्टर खान के कमरे में सुनी थी और जिसकी पिटाई शुएब ने लगाई थी। याद आया? वकास ने अपनी यादाश्त का शानदार मुजाहिरा करते हुए याद दिलाया। ओह, इसका मतलब है अभी तक भारत की इंटेलिजेंस हमारे पीछे लगी हुई है। हालांकि मास्टर खान इन्हें ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि इनका टारगेट भारत नहीं है। इमरान ने बात मुकम्मल की तो शुएब ने भी आहिस्तगी से सर हिलाया और पुरसुकून अंदाज में बोला, ये बातें करने का नहीं, कुछ कर गुजरने का वक्त है। यहाँ कैमरे नहीं लगे। यकीनन उनके कुछ आदमी हमारे आसपास ही सीटों पर मौजूद हैं जिसकी धमकी अभी दी गई है। हमें फौरन इन आदमियों को ट्रेस करके काबू करना है। ये याद रखना कि इनका हाथों में असलहा बिल्कुल तैयार होगा। जरा सी भी गलती हमें मौत के मुंह में धकेल सकती है। तुम दोनों अलर्ट हो जाओ, मैं पीछे साकिब और जुबैर से राब्ता करता हूँ। ये कहकर शुएब ने अपनी कमीज के बटन को घुमाया तो माइक ऑन हो गया। राब्ता होते ही शुएब ने कहा, मैं शुएब बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ साकिब के सीने पर बटन ने हरकत की तो वो भी समझ गया कि अगली सीटों से राब्ता हो रहा है। उसने भी सबसे ऊपर वाला बटन घुमाया तो शुएब की आवाज सुनाई दी। जवाब में साकिब ने आहिस्तगी से कहा, हाँ सुन रहा हूँ, ओवर। शुएब ने कहा, साकिब, ये भारत के हाई जैकर्स हैं जो हमें तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे तब्दील होने की वजह से हमें सही से शिनाख्त नहीं कर पा रहे और सामने भी नहीं आ रहे। उनके आदमी हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हैं। इन्हें ट्रेस करो, एक्शन लेने की तुम्हें इजाजत है, मगर एहतियात से, ओवर। ओके, ओवर। साकिब ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अभी तक कोई हाई जैकर सामने नहीं आया था, लेकिन शुएब की अकाबी नजरों ने एक एजेंट को ट्रेस कर लिया जो शुएब के बराबर वाली कतार में थोड़ा सा आगे बैठा हुआ था, जिसकी आंखें मुसलसल खामोशी के साथ मुसाफिरों के चेहरों पर फिसल रही थी, मगर वो इन पांचों के मासूम और मेकअप ज़दा चेहरों से धोखा खा रहा था। इन पांचों ने भी बगैर किसी परेशानी का इजहार किए अपने ऊपर मजीद मासूमियत तारी कर रखी थी। दूसरी तरफ साकिब और जुबैर ने भी एक एजेंट को ढूंढ निकाला जो इनकी सीट के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। निशानदही होते ही साकिब ने शुएब को सिग्नल पास किया और अचानक अपनी सीट से ऐसे उछला जैसे उसकी सीट पर स्प्रिंग लगे हों और पीछे बैठे हुए शख्स पर हमला कर दिया। उसने भी कोट की जेब में मौजूद पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन साकिब की हैरत अंगेज फुर्ती ने उसे बेबस कर दिया। फिर भी एक जोरदार हाथ साकिब के सीने पर लगा, लेकिन साकिब का जानदार फौलादी मुक्का उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ चुका था और पिस्टल उसके हाथ से निकलकर सीट के नीचे जा चुकी थी। दूसरी तरफ शुएब ने मौका गनीमत जानकर आगे बैठे हुए एजेंट पर छलांग लगाकर उसकी गर्दन दबोच ली, जो अपने साथी पर हमला करते देखकर पीछे मुतवज्जा था और फायर करना चाहता था। शुएब ने उसकी गर्दन पर ऐसा दबाव डाला कि उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। फिर शुएब के घूंसे थे और उसका मुंह। इतनी देर में इमरान, वकास और जुबैर कॉकपिट की तरफ भागे और जैसे ही वो कॉकपिट के दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक दरवाजा खुला और दो लंबे तिरंगे नौजवान शोर शराबा सुनकर जदीद हथियार लिए बाहर आ गए। अभी वो हालात को समझने भी नहीं पाए थे कि सेकंड के 1000वें हिस्से में जुबैर ने भागते भागते फ्लाइंग जंप लगाकर दोनों हाई जैकर्स को काबू करते हुए कॉकपिट के अध खुले दरवाजे से अंदर जा गिरा और पांचवा हाई जैकर जो असला के जोर पर पायलट्स को काबू किए हुए था, इस अचानक आफत से बुखला गया और इसी बुखलाहट का फायदा उठाते हुए जूनियर पायलट ने उस पर हमला कर दिया। शायद वो भी कुछ लड़ना बढ़ना जानता था, इसीलिए फौरन उसके सीने पर चढ़ गया और 2-4 घूंसों में उसे अदमुआ कर दिया। जुबैर जिन दो हाई जैकर्स को लेकर गिरा था, इनकी इमरान, वकास और जुबैर ने मिलकर खूब दरकत बनाई और साकिब और शुएब की मदद के लिए तो जहाज के सारे मुसाफिर मौजूद थे। कोई लातें, कोई घूंसे और कोई जूतों से उनकी पिटाई लगा रहा था, जबकि साकिब और शुएब बांधने के लिए रस्सी तलाश कर रहे थे। 15 मिनट बाद वो पांचों हाई जैकर्स को बांधने के बाद कॉकपिट के कोने में फेंक कर हाथ जाड़ रहे थे और सारे मुसाफिर इन हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ इनकी बहादुरी की दाद दे रहे थे। पायलट ने बताया कि हाई जैकर्स 5 अफराद की तलाश में थे जिनकी तस्वीरें उनके पास मौजूद थीं और वो जहाज को कराची ले जाकर ईंधन भरवाने के बाद नेपाल ले जाना चाहते थे, जबकि लहजे से वो इंडियन लग रहे थे। इसके बाद पायलट ने दोबारा कराची एयरपोर्ट से राब्ता करके इतला दी कि 5 बहादुर लड़कों ने हाई जैकर्स को काबू कर लिया है और हालात काबू में हैं। थोड़ी देर बाद जहाज कराची एयरपोर्ट के रनवे पर उतर चुका था। इमरान ने चारों की तवज्जो खिड़की से बाहर के मंजर की तरफ दिलाई तो उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट को चारों तरफ से पाकिस्तानी कमांडोज घेरे में ले चुके थे और मुख्तलिफ अखबारात के
बेशुमार फोटोग्राफर्स दौड़ते हुए जहाज की तस्वीर उतार रहे थे और कई फायर ब्रिगेड गाड़ियां सायरन बजाती हुई दौड़ रही थी, जबकि इन पांचों के चेहरों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। जहाज की सीढ़ियों से उतरते ही मुसाफिरों ने इनके मना करने के बावजूद इन्हें कंधों पर उठा लिया। पाकिस्तानी कमांडोज फौरन जहाज पर चढ़ गए और हाईजैकर्स को घसीटते हुए बाहर ले आए। एयरपोर्ट के अमले ने पांचों हीरोज के गलों में फूलों के हार डाले। वो पांचों सहाफियों के सवालात के जवाबात देते हुए वेटिंग रूम तक आए तो वहाँ उनके वालिदैन भी मौजूद थे, जिनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो नहीं जानते थे कि आज के हीरोज उन्हीं के बेटे हैं। वकास जब अपनी अम्मी के करीब से अनजान बनकर गुजर रहा था तो अचानक उसकी अम्मी वकास मेरे बेटे कहते हुए उससे लिपट गई। मेकअप में होने के बावजूद उन्होंने वकास की महसूस मुस्कुराहट से उसे पहचान लिया था। वकास को अपनी अम्मी से मिलते देखकर बाकी चारों भी अपने वालिदैन को हैरानो परेशान करते हुए उनसे लिपट गए। दूसरे दिन मुल्क के तमाम अखबारात की शाह सुर्खियों में इन पांचों के कारनामों की तफसील इनकी तस्वीरों के साथ दर्ज थी कि 5 नौउम्र लड़कों ने भारत के हाईजैकर्स को गिरफ्तार करवा दिया और वो पांचों अखबार में अपनी मेकअप ज़दा शक्लें देखकर हंस रहे थे, क्योंकि हीरोज की शक्लें तो उसी दिन केमिकल से धुलकर हमेशा के लिए गुमनाम हो गई थी। नाश्ते की मेज पर चाय पीते हुए साकिब की नजरें एक अजीबो गरीब इश्तहार पर ठहर गई। बिल्कुल हैरान कुन इश्तहार। साकिब ने चाय की प्याली रख कर तीसरी मर्तबा जरूरत है का इश्तहार गौर से पढ़ा। लिखा था 5 ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो दीन की सरबुलंदी और पाकिस्तान से मोहब्बत की खातिर खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हों। शराइत: तालीम कम अज कम मैट्रिक हो, ज़हीन और खसूसी सलाहियतों के हामिल हों, बिला मुआवजा काम करना चाहते हों, उम्र की हद 15 साल से 18 साल है। फौरी राब्ता कीजिए 2090753664। खतरात का मुकाबला, खसूसी सलाहियतें, बिला मुआवजा और सबसे हैरान कुन चीज राब्ता नंबर था, जो ना मोबाइल नंबर था और ना टेलीफोन नंबर। अगर मोबाइल नंबर होता तो शुरू में कोड नंबर जरूर होता और अगर टेलीफोन नंबर होता तो 7 नंबरों से ज्यादा ना होता। इसका दिल कह रहा था कि ये सच है, लेकिन सोचते सोचते साकिब ने झंझलाकर अखबार मेज पर पटक दिया। सिर्फ और सिर्फ मजाक। साकिब ना चाहते हुए भी बड़बड़ाया। अचानक दरवाजे पर इतलाई घंटी बजी। साकिब ने जल्दी से शुएब आ गया का नारा लगाकर दरवाजा खोला तो हस्बे तवक्का दरवाजे पर शुएब खड़ा मुस्कुरा रहा था। आहा शुएब, कैसे हो? आओ अंदर आओ, मुझे मालूम था कि दरवाजे पर तुम ही होगे। साकिब ने शुएब से हाथ मिलाते हुए अंदर आने की दावत दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि दरवाजे पर मैं ही हूँ? मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई इतला नहीं दी थी। शुएब ने हैरानगी से पूछा। बस मेरी छठी हिस कह रही थी कि शुएब आने वाला है, साकिब ने संजीदगी से कहा। हैरत है भाई, शुएब ने हैरत से अपनी भवें उचकाते हुए कहा। यार इन बातों को छोड़ो, तुम ये अजीबो गरीब इश्तहार पढ़ो और मुझे इसका मतलब समझाओ। साकिब को अचानक इश्तहार का ख्याल आ गया। शुएब ने भी इश्तहार को पढ़ा और थोड़ी देर खामोशी के साथ सोचते हुए आंखें घुमाने लगा। साकिब, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इश्तहार हमारे ही लिए है। अलबत्ता राब्ता नंबर अजीबो गरीब है। वैसे मेरे ख्याल में ये नंबर देने का मतलब ये भी हो सकता है कि सिर्फ ज़हीन अफराद ही जुस्तजू और खोज लगाकर राब्ता करें, जैसा कि इश्तहार में भी तहरीर है। वाकई शुएब, तुम ठीक ही कहते हो, हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। साकिब ने शुएब की बात से इत्तफाक किया। चलो फिर हो जाए जहानत का मुकाबला। शुएब ने मुकाबले की दावत दी और दोनों अपने जहन के घोड़े दौड़ाने लगे। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि दोनों ने एक साथ नारा लगाया, वो मारा। मैंने तो नंबर का मुहिम्मा हल कर लिया, अब तुम बताओ तुम क्या समझे? साकिब ने खुश होते हुए कहा। समझना क्या है, ये मोबाइल नंबर है जिसके इब्तदाई 2 नंबर 03 गायब हैं। शुएब ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर मिलाया जाए नंबर, साकिब ने ख्याल जाहिर किया। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, मेरे ख्याल में पहले सोच विचार कर ली जाए तो बेहतर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? शुएब ने अनजाने खौफ का इजहार करते हुए कहा। नहीं, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि दाल में एक दाना भी काला नहीं है और शायद कुदरत हमसे कोई अहम काम लेना चाहती है। साकिब ने अपनी छठी हिस्स का इस्तेमाल करते हुए कहा। अगर तुम्हारी छठी हिस्स यही कहती है तो फिर मिलाओ नंबर, क्योंकि तुम्हारी छठी हिस्स है बड़ी शानदार। शुएब ने साकिब की बात से इत्तफाक करते हुए कहा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे पास कौन सी ऐसी खुसूसी सलाहियतें हैं कि हम इस अजीम काम के लिए मुंतखब हो जाएंगे। मुझे तो बज़ाहिर ऐसी कोई सलाहियत नजर नहीं आती। साकिब ने मायूस होते हुए कहा। अरे भाई, अपनी खूबी किसी को खुद नजर नहीं आती। तुम्हारे पास तो ऐसी सलाहियत है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। मेरा इशारा तुम्हारी छठी हिस्स की तरफ है और वैसे भी हम जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और वक्त पड़ने पर बड़े बड़ों को जमीन चाटने पर मजबूर कर सकते हैं। शुएब ने पुरज़म लहजे में कहा तो साकिब का चेहरा भी खुशी से दमक उठा। तो फिर देर किस बात की, अल्लाह का नाम लेकर नंबर मिलाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर साकिब ने नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज उभरी। हेलो, कौन? अस्सलामुअलैकुम सर, आपसे इश्तहार के सिलसिले में बात करनी थी। शायद आपको चंद बाहिम्मत नौजवानों की जरूरत है। साकिब ने पूरे एतमाद लहजे में बात शुरू की। कल शाम 5 बजे सफारी पार्क, गुलाब का फूल। इतना कहकर दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। यार बड़ा अजीब आदमी है, सही तरीके से बात भी नहीं की और फोन काट दिया। साकिब गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला। मेरे ख्याल में वो तुमसे फोन पर बात नहीं करना चाहता। बहरहाल उसने तुम्हें क्या जवाब दिया? शुएब ने बेताबी से पूछा। कल शाम 5 बजे सफारी पार्क और गुलाब का फूल कहकर उसने लाइन काट दी।
साकिब ने कहा, तो अब क्या मसला है? कल उससे हम दोनों मुलाकात कर लेंगे। शोएब ने कंधे उचकाते हुए कहा, मगर किससे मुलाकात कर लेंगे मिस्टर शोएब? इस शख्स ने ना तो अपना नाम बताया और ना मुलाकात की जगह। सफारी पार्क तो बहुत बड़ा है, उसे कहाँ ढूंढते फिरोगे? साकिब ने असल मसला की तरफ तवज्जो दिलाई। हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे उसने गुलाब के फूल का इशारा दिया था। हो सकता है ये शख्स गुलाब के फूल के पास बैठा हो, या फिर वो अपने कपड़ों पर गुलाब का फूल लगा कर आए और हम उसे शिनाख्त कर लें। शोएब ने सोचते हुए कहा, नहीं भाई नहीं, वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि खुद कपड़ों पर फूल लगा कर आए। इस तरह तो वो सब की नजरों में आ जाएगा, जबकि वो इस बात को खुफिया रखना चाहता है। मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि हम अपने कपड़ों में फूल लगा कर जाएं और वो हमें आसानी से शिनाख्त कर ले। क्या समझे? साकिब ने तफसील से शोएब को समझाया। बिल्कुल सही। तो फिर कल की मुलाकात तय है। मैं शाम 4 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, फिर हम साथ चलेंगे, शोएब ने जोश में कहा। दूसरे दिन शाम 5 बजे गुलाब का फूल लगाए साकिब और शोएब जैसे ही सफारी पार्क के दरवाजे पर पहुंचे, एक शख्स टहलता हुआ उनके करीब आया और आहिस्ता से बोला, मेरे पीछे आइए। साकिब और शोएब ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से उस अजनबी आदमी के पीछे चल दिए। 10 कदम आगे सफेद रंग की एक कार तैयार खड़ी थी। वो आदमी कार में जा बैठा और हाथ बढ़ाकर दोनों दरवाजे खोल दिए। साकिब और शोएब जल्दी से कार में बैठ गए और कार यूनिवर्सिटी रोड पर दौड़ने लगी। आबादी खत्म हो चुकी थी और कार अब जंगलों बियाबान में दौड़ रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो एक शिकस्ता इमारत के सामने खड़े थे। कार से उतरते ही उस अजनबी शख्स ने पुरस्रार अंदाज में इमारत के अंदर आने का इशारा किया, जिसका दरवाजा कार के रुकते ही खोल दिया गया था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, इन्हें यकलख ठंडक का एहसास हुआ। हर चीज करीने और सलीके के साथ रखी हुई थी। राहदारी से गुजरते हुए वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो बेशुमार साजो सामान से सजा कमरा उन्हें हैरान कर देने के लिए काफी था। यानी इस वीराने में शिकस्ता इमारत के अंदर का हाल ऐसा भी हो सकता है। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। साकिब और शोएब ने देखा कि ड्राइंग रूम में पहले से 2 बच्चे मौजूद हैं, जिनके हाथ में गुलाब के फूल नजर आ रहे थे। यानी वो इनसे बाजी ले चुके थे। आप लोग अभी आपस में बात नहीं कर सकते, सिर्फ इंतजार करें। स्पॉट चेहरे वाला शख्स मुख्तसर हदायत देकर फौरन बाहर निकल गया, जैसे उसे भी बात करने की इजाजत ना हो। इंसान है या रोबोट? शोएब आहिस्तगी से गोया हुआ। वाकई यार बड़ा पुरस्रार किस्म का आदमी है, बिल्कुल रोबोट जैसा चेहरा है। साकिब ने भी हदायत को बुलाए ताक रखते हुए खुसर खुसर जारी रखी। इसी दौरान एक और लड़का कमरे में उसी आदमी के साथ दाखिल हुआ। बौखलाहट उसके चेहरे से साफ अयां थी। शायद अकेला इतनी पुरस्रार जगह पर आने पर हैरानो परेशान था। वो भी आकर हमारे सामने वाले सोफे पर खामोशी से बैठ गया। अब ड्राइंग रूम में कुल 5 अफराद जमा थे कि अचानक ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे से एक खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ और वो शख्स पुरवकार अंदाज में चलता हुआ मरकजी सोफे पर विराजमान हो गया। अच्छा, तो आप लोग हैं जो इस्लाम और पाकिस्तान की खातर जान पर खेल सकते हैं। नवार्द ने 5 लड़कों पर तायराना नजर दौड़ाते हुए अपनी बात का आगाज किया। तमाम लड़के खामोश रहे, जैसे नवार्द ही को बोलने का मौका देना चाहते हूँ। मेरा नाम सईद खान है और मास्टर खान के नाम से पहचाना जाता हूँ। तो फिर समझिए कि आप लोग इस अजीम काम के लिए मुंतखब हो चुके हैं। मास्टर खान ने संजीदगी से 5 बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा, मगर वो इंटरव्यू और आखिर में आने वाले बच्चे ने कुछ न समझते हुए पूछना चाहा। वो सब मैं हासिल कर चुका हूँ। पूरे शहर से कुल 8 बच्चे ही अपनी जहानत के साथ राब्ता कर सके, जिनमें आप 5 भी शामिल हैं। राब्ता करने वाले 8 बच्चों के फोन नंबर ट्रेस करके सारी मालूमात जमा की जा चुकी हैं, जो मेरे हाथ में है और थोड़ी देर बाद आप इसे देख सकेंगे। इसमें आपका नाम, वल्दियत, पता, फोन नंबर, तालीम और मशागिल वगैरह सब कुछ दर्ज है। नवार्द ने 5 को मजीद हैरानगी में डालते हुए कहा, क्या? 5 बच्चों के मुंह हैरत से खुल गए। मुझे खुशी है कि 8 में से आप 5 खुशकिस्मत हैं जो कामयाबी के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, अलबत्ता शराइत के मुताबिक मुझे आपकी खसूसी सलाहियतें मालूम करनी है। आइए मेरे साथ। मास्टर खान इन्हें ड्राइंग रूम से मुल्हिक अपने खुसूसी कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला। लेकिन सर, वो अजीम काम, शोएब ने चलते चलते तजस्सुस भरे लहजे में पूछना चाहा। ये मरहला तय हो जाए फिर हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आप अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं? मास्टर खान ने शोएब के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। ऑफिस में दाखिल होते ही कमरे का दरवाजा खुदकार तरीके से बंद हो गया। कमरे में मास्टर खान की कुर्सी के अलावा सिर्फ 5 कुर्सियां मौजूद थी। वो 5 बच्चे एक एक कुर्सी पर बैठ गए। ये कमरा इंतहाई सीक्रेट है, सिर्फ मेरे और आपके इस्तेमाल में रहेगा। किसी दूसरे को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी और इस कमरे से बाहर आवाज भी नहीं जा सकती। आप लोग हर बात खुलकर कर सकते हैं। तो फिर शुरू करें। मास्टर खान ने साकिब की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम साकिब है और पिछले साल ही मैट्रिक। सिर्फ खसूसी सलाहियत बयान करें, मैंने कहा ना कि आपके बारे में सारी मालूमात मेरे पास हैं। मास्टर खान ने साकिब की बात काटते हुए कहा, मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है, पता नहीं क्यों मुझे खतरे का एहसास वक्त से पहले हो जाता है। साकिब ने कुछ सोचते हुए कहा, छठी हिस्स, भला ये क्या बात हुई? कोई अमली तजुर्बा करके दिखाओ तो पता चले। मास्टर खान ने हंसते हुए कहा। साकिब ने चंद लम्हे के लिए सोचा तो फिर सुने। कमरे में कोई 7वां शख्स मौजूद है। साकिब ने संजीदगी से कहा तो मास्टर खान समेत सारे कुर्सी से उछल पड़े। क्या कह रहे हो तुम? मास्टर खान जोर से चलाया।
जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर हमें कमरे की तलाशी लेने दीजिए, मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगा। साकिब ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, ठीक है तुम तलाशी ले सकते हो, लेकिन अगर यहाँ से कोई शख्स बरामद ना हुआ तो। मास्टर खान की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि साकिब चीखा, शुएब अपने पीछे देखो। अचानक शुएब पलटा और फौरन ही एक्शन लेकर फ्लाइंग किक का भरपूर वार पर्दे के पीछे से नमूदार होने वाले शख्स पर किया, जो हमला करने से पहले ही जमीन चाटने पर मजबूर हो गया। इतनी देर में बाकी लड़के उसे काबू कर चुके थे। अब हैरान होने की बारी मास्टर खान की थी। अब मेरी चिट्ठी है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? साकिब ने जमीन पर गिरे हुए शख्स के हाथ बांधते हुए कहा, वेल डन नौजवान, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये शख्स कमरे में दाखिल कैसे हो गया। खैर वो तो मैं इससे उगलवा ही लूंगा। सर अब तो हम आ चुके हैं ना, अब कोई सातवां शख्स यहाँ दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। शुएब मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल मुझे यकीन है कि अगर मुझे तुम लोगों का साथ मिल गया तो कोई भी हमारे मिशन में रुकावट नहीं डाल सकेगा। मास्टर खान ने तारीफी नजरों से सबको देखते हुए कहा, सर हमारा तारुफ चल रहा था, इसे ठिकाने लगाएं ताकि हमारी मीटिंग का सिलसिला आगे बढ़े। साकिब ने औंधे मुंह पड़े शख्स को एक लात रसीद करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। यह कहकर मास्टर खान ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और कहने लगा, नवीद मेरे कमरे से एक शख्स पकड़ा गया है, उसे उठवा कर कमरा नंबर 9 में बंद कर दो, उससे अभी बहुत कुछ मालूम करना है। नहीं सर, मेरे ख्याल में आप अपनी बात भूल रहे हैं, इस कमरे में हमारे अलावा कोई दूसरा शख्स दाखिल नहीं हो सकता। नवीद साहिब से कहें कि इस शख्स को कमरे के बाहर वसूल करें, आपका क्या ख्याल है? शुएब ने दीगर साथियों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत खूब, इसका मतलब है आप लोगों ने अभी से काम संभाल लिया, हालांकि अभी तो आपका तारुफ चल रहा है। मास्टर खान शुएब की हाजिर दिमागी की दाद देते हुए बोले, सर काम क्यों नहीं संभालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था कि आप पांचों इस अजीम काम के लिए मुंतखब हो चुके हैं। वकास ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, वाकई आप लोगों ने तो मुझे लाजवाब कर दिया है, आपकी यादाश्त तो वाकई कमाल की है। मास्टर खान वकास की तरफ तहसीन आमेज नजरों से देखते हुए बोले, सर यही तो मेरी खास सलाहियत है कि मैं हर पढ़ी हुई तहरीर, देखा हुआ मंजर और सुनी हुई बात याद रखता हूँ। वकास मास्टर खान की तारीफी कलमात पर खुश होते हुए बोला। इसी असना में साकिब दूसरे 2 लड़कों की मदद से बंधे हुए शख्स को घसीट कर दरवाजे के बाहर कर चुका था। अच्छा फिर तो आपका भी इम्तिहान लेना पड़ेगा, मास्टर खान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ, वकास ने कुर्सी पर सही से बैठते हुए कहा। क्या आप बता सकते हैं कि इश्तहार में राब्ता नंबर क्या दिया गया था? अचानक मास्टर खान ने पूछा। क्यों नहीं सर, मेरी यादाश्त के मुताबिक वो नंबर था 2090753664। वकास ने बिला झिझक सही नंबर दोहराया। जबरदस्त। अच्छा आप ये बताएं कि आपको जिस कार में लाया गया है उसका नंबर क्या था? मास्टर खान ने फौरन ही दूसरा सवाल कर डाला। इन्हें यकीन था कि वकास कार का नंबर नहीं बता सकेगा। मेरे ख्याल में सर इसका नंबर था CWX3975। बस भाई, वाकई हम आपकी यादाश्त को मान गए, आप तो बड़े काम के आदमी हैं, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से कम नहीं। मास्टर खान ने खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में कहा। और सर मेरा नाम इमरान है। इस बार इमरान ने अपना तारुफ करवाया। मेरे पास ऐसी कोई खास सलाहियत तो नहीं है, अलबत्ता कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर मुझे उबूर हासिल है। कंप्यूटर के जरिए आप मुझसे कोई भी काम करवा सकते हैं, बशर्ते कि वो कंप्यूटर के जरिए मुमकिन हो। इमरान ने मुख्तसर तारुफ पेश करते हुए कहा। आप इसे मामूली समझ रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप हमारी टीम में मरकजी किरदार अदा करेंगे। जबरदस्त भाई, इस तरह तो सारी प्लानिंग आप ही कंप्यूटर पर करेंगे और दुश्मन के नेटवर्क को तबाह करना भी हमारे लिए बहुत आसान होगा। बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत और वर्किंग से हम दुश्मन का नेटवर्क तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इमरान ने मास्टर खान की तायद करते हुए कहा। चलें, इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इनसे कुछ बात कर लें। बहुत बेचैनी के साथ बार बार पहलू बदल रहे हैं। मास्टर खान शुएब की तरफ रुख करते हुए बोले। सर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ज्यादा देर तक एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, मुझे हर वक्त करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, वरना मेरी बेचैनी काबिले दीद होती है। वैसे मेरा नाम शुएब है और मेरे पास तो कोई खास सलाहियत नहीं है, बस यही है कि बोलता बहुत ज्यादा हूँ। साकिब ने शुएब का जुमला मुकम्मल किया तो तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सर ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। साकिब ने कहा, ये ताइक्वांडो और जूडो कराटे का माहिर ही नहीं बल्कि मास्टर ट्रेनर भी है, और मुझे भी जूडो कराटे का शौक इसी ने दिलाया था। ये कई मुकाबलों में अव्वल इनाम हासिल कर चुका है और लड़ाई झगड़ा करने के लिए इसके हाथ में हमेशा खारिश होती रहती है, जिसकी एक झलक आप देख चुके हैं। जहाँ कोई गलत बात देखता है फौरन बीच में कूद पड़ता है। कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बुराई को देखो तो उसे हाथ से रोको, ये अफजल ईमान है। साकिब ने तफसील से शुएब का तारुफ करवाते हुए कहा। वाह भाई, आप लोगों की सलाहियतें सुनकर बल्कि देख कर तो मैं हैरान हूँ। आप लोग मेरी तवक्कात से बढ़कर होशियार निकले। अब तो मुझे बेचैनी होने लगी है कि आपके आखिरी साथी के पास क्या सलाहियत है। ये भी मुझे कुछ तेज तरार से लग रहे हैं। मास्टर खान जुबैर की तरफ देखते हुए बोले, जो सबसे आखिर में अकेले वहाँ पहुँचा था। सर मेरा नाम जुबैर है और मैं माजरत खां हूँ कि मेरे पास कोई खास सलाहियत नहीं है, बस अपना जहन लड़ाकर मैंने आपसे राब्ता कर लिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं भी मुंतखब हो जाऊंगा। वैसे अपने इन 4 साथियों की सलाहियतें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं चाहने के बावजूद भी आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकूंगा।
अपनी बात अधूरी छोड़कर अचानक जुबैर ने एक गहरी सांस ली और यकदम अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंग मार दिया हो। तमाम लोग हैरानी से उसे तकने लगे। सर, बाहर आग लगी हुई है, मुझे धुएं की बू महसूस हो रही है, शायद बहुत तेज आग है। सर जल्दी कीजिए, जुबैर ने तकरीबन चीखते हुए कहा। लेकिन हमें तो किसी किस्म की बू महसूस नहीं हो रही, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, और अगर बाहर आग लग भी जाए तो इस कमरे में बू दाखिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ ही नहीं, एयर प्रूफ भी है। मास्टर खान ने इतने इत्मीनान से बैठे बैठे कहा तो दूसरे चारों लड़के भी पुरसकून हो गए। मगर जुबैर के चेहरे से अब परेशानी के साथ साथ बौखलाहट भी नुमाया नजर आ रही थी। वो चीखा, मैं मजाक नहीं कर रहा सर, बाहर वाकई आग लगी हुई है। अगर आपको इतना ही यकीन है तो हम इंटरकॉम से इस बात की तस्दीक कर लेते हैं, और अगर ये बात वाकई सच निकली तो इसका मतलब ये है कि आपके सूंघने की हिस्स इंतहाई दर्जे की है और आप हमारी टीम में जगह बना सकते हैं, बल्कि बहुत अहम जगह। मास्टर खान ने संजीदगी से कहा और इंटरकॉम उठाते हुए कहा, हेलो 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 नवीद। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो मास्टर खान के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। पता नहीं ये नवीद कहाँ चला गया, मुझे बताए बगैर तो ये हिल भी नहीं सकता। चलो बाहर निकल कर देखते हैं। मास्टर खान पांचों की तरफ देखते हुए बोले, सर मुझे भी खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही है, बाहर कोई गड़बड़ है, शायद हम खतरे में हैं। साकिब दायरे की सूरत में आंखें घुमाते हुए बोला। मास्टर खान ने जल्दी से दरवाजा खोला तो बाहर का मंजर उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। बाहर धुआं ही धुआं भर चुका था, गो कि आग अभी मकान के अंदर दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन खिड़की से बाहर का मंजर और उठते हुए शोले ये इशारा दे रहे थे कि एक आध घंटे के बाद पूरा मकान आग की लपेट में आ जाएगा। मास्टर खान जल्दी से नवीद के कमरे की तरफ दौड़े तो पांचों लड़के भी पीछे पीछे दौड़ पड़े। नवीद के कमरे का सारा सामान और कागजात बिखरे पड़े थे और नवीद एक कोने में बेहोश औंधा पड़ा था। मास्टर खान ने फोन करने के लिए रिसीवर उठाया तो पता चला कि लाइन भी काट दी गई है। मास्टर खान ने चलाकर रिसीवर पटक दिया और अपने कमरे की तरफ भागे और मोबाइल से नंबर डायल करने लगे। हेलो हेलो, हाँ मैं मास्टर खान बात कर रहा हूँ। खान हाउस के अतराफ में आग लगी हुई है और तेजी से फैल रही है, फौरन 2 फायर ब्रिगेड रवाना करो। ओके। ये कहकर मास्टर खान ने मोबाइल ऑफ किया और वापस नवीद के कमरे की तरफ दौड़े। पांचों लड़के बदहवासी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे। ऐसी सूरत हाल का तो उन्होंने आज तक सामना नहीं किया था। नवीद अभी तक बेहोश पड़ा था। मास्टर खान ने जल्दी से नवीद को सीधा किया तो नीचे से एक पर्ची बरामद हुई जिस पर लिखा हुआ था, मास्टर खान हमारे खिलाफ काम करना छोड़ दो, क्यों अपने साथ इन मासूम बच्चों की जिंदगियों को दाव पर लगा रहे हो, तुम मुकम्मल हमारी निगरानी में हो, अपने इंजाम की फिक्र करो, अपने साथी को हम छुड़ा कर ले जा रहे हैं, अगर तुम जिंदा बच गए तो फिर मुलाकात होगी, फकत ब्लैक डेथ। मास्टर खान ने सेकंड के 1000वें हिस्से में इस मुख्तसर से पैगाम को पढ़कर जल्दी से कोट की जेब में डाल दिया और नवीद को होश में लाने की कोशिश करने लगे। पानी की छींटे मुंह पर पड़े तो नवीद ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी और घबरा कर उठ बैठा। नवीद ये सब कैसे हुआ, कौन आया था? मास्टर खान ने नवीद का कंधा पकड़ते हुए कहा, सर जिसे आपने पकड़कर मेरे हवाले किया था वो भारत की खुफिया एजेंसी रा का एजेंट था, शायद उसके साथी आसपास छुपे हुए थे। वो कुल 4 थे। जैसे ही मैं उसे कमरा नंबर 9 में ले जाकर बंद करने लगा, पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बहुत जोदोकोब किया। आखिर में धमकी देते हुए कहा कि मास्टर खान से कह देना कि रा के खिलाफ तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती, बाज आ जाओ। नवीद ने जल्दी जल्दी सारी कहानी सुना डाली। आग आहिस्ता आहिस्ता मकान के अंदर दाखिल हो रही थी। मास्टर खान, नवीद और पांचों लड़के कमरे से बाहर निकले तो देखा कि आग ड्राइंग रूम को अपनी लपेट में ले चुकी थी। नरमोगदाज सोफे जिसका लुत्फ अभी वो थोड़ी देर पहले उठा रहे थे अब धड़ाधड़ जल रहे थे। सबका खांस खांस के बुरा हाल हो चुका था। इमरान की हालत सबसे खराब थी। इसकी आंखें आग की तपश की शिद्दत से बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। आग लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ रही थी। मास्टर खान ने दोबारा फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया तो मालूम हुआ कि उसकी बैटरी भी डाउन हो चुकी है। मास्टर खान के अलावा सब की हालत खराब थी। सब के लबों पर मुख्तलिफ दुआएं थी और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त जारी थी। आखिरकार दूर कहीं से फायर ब्रिगेड की आवाज उनके कानों में सुनाई दी। आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया जा चुका था, मगर आधे से ज्यादा मकान जलकर खाक हो चुका था और सारी कार्रवाई में रात के 10:30 बज चुके थे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बातें कल सुबह 10 बजे करेंगे। ठीक 9:30 बजे आपको गाड़ी घर पर लेने आ जाएगी। और हाँ, कल आपकी मर्जी है, अगर आप इसी तरह के खतरात से खेलने के ख्वाहिशमंद हो तो तैयार रहिएगा, बसूरते दीगर आप पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। मास्टर खान ने 2 टोक अल्फाज में पांचों से मुखातिब होते हुए कहा, लेकिन सर हमारा ग्रुप अभी तैयार भी नहीं हुआ और दुश्मन ने हमें ट्रेस कर लिया और ना सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि कार्रवाई भी कर डाली, यानी उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार होने वाली बात हो गई। फिर हमारी कामयाबी के आगे क्या इम्कानात हैं? जुबैर ने अपनी दानिस्त में काफी माकूल सवाल पेश किया। नहीं, ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमारा दुश्मन अभी तक हमसे लाइल्म है। क्या? पांचों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। फिर ये सब क्या था जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ? वकास ने फौरन ही हैरत से सवाल दागा। हम राह के खिलाफ कोई ग्रुप नहीं बना रहे, हमारा दुश्मन तो कोई और है। मजीद तफसीलात के लिए आपको कल की मीटिंग का इंतजार करना पड़ेगा, सारी बातें यहाँ नहीं हो सकती। अब तुम लोग गाड़ी में बैठो। मास्टर खान ने पांचों को हैरत में डाल दिया।
मास्टर खान से हाथ मिलाकर पांचों लड़के कार में बैठ गए और 11 बजे तक अपने अपने घर पहुंच गए। वकास उम्र में सबसे छोटा था, इसीलिए सबसे ज्यादा फिक्र भी उसे ही लगी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल वकास बिल्कुल सही कह रहा है। अब तुम लोग सारी तफसीलात सुनो, फिर आगे बात होगी। आज सुबह जब 7:05 पर शुएब का फोन आया तो मैं समझ गया कि कोई ना कोई मसला है, क्योंकि उसकी सांस फूल रही थी और वो काफी घबराया हुआ था। उसने बताया कि आज मैं फजर की नमाज पढ़ने इमरान की तरफ चला गया कि चलो सुबह सुबह इमरान से मुलाकात भी हो जाएगी। मस्जिद से निकलने में मुझे थोड़ी देर हो गई। नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला तो इमरान 30-40 कदम आगे निकल चुका था। मैंने बाइक स्टार्ट की ही थी कि अचानक एक सफेद कार इमरान के पास आकर रुकी और उसमें से 3 आदमी फुर्ती से निकले और इमरान को मुज़ाहमत का मौका दिए बगैर गन पॉइंट पर उसे कार में डाला और चंद सेकंडों में जाओ जा। उसने बताया कि अभी तक वो उसी कार के पीछे लगा हुआ है और रास्ते से बात कर रहा है और पीछा करने में काफी दुश्वारी पेश आ रही है, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम है और काफी फासले से पीछा करना पड़ रहा है। जैसे ही कोई कामयाबी मिली वो फौरन राब्ता करेगा। सर क्या उसने बताया कि वो किस हुलिये के लोग थे? साकिब ने पूछा। नहीं, उसने सिर्फ इतना बताया कि वो लोग हाथों में स्याह दस्ताने और चेहरों पर स्याह मास्क लगाए हुए थे और वैसे भी वो रास्ते में था, इसलिए मैंने उसे ज्यादा नहीं खरीदा। मौका पाते ही वो खुद फोन करेगा। सर इसका मतलब है जब तक शुएब हमसे राब्ता ना करे हम कोई कदम नहीं उठा सकते। साकिब ने नतीजा निकाला। बिल्कुल, लेकिन हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है ताकि जैसे ही वो सिग्नल दे हम रवाना हो सके। मास्टर खान ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। सर आज के अखबार की खबर है कि भारत से क्रिकेट के हजारों शायकीन कराची पहुंच चुके हैं। हम इस खबर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। साकिब ने अखबार मास्टर खान के सामने रखते हुए कहा जो वो साथ ही ले आया था। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि ये राह की कारस्तानी है और वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि परसों जिस तरह उन्होंने जेल के अंदर अपने 5 साथियों को कत्ल किया है वो हमें भी इतनी आराम से नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह इस दफा हम उनका जबरदस्त इलाज करेंगे। जबरदस्त कहते हुए मास्टर खान ने अपने दांतों और हाथ को सख्ती से भींचा तो वकास, ज़ुबैर और साकिब का भी ढेरों खून बढ़ गया। देखो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, हमारे असले बेआवाज हैं, न खुद आवाज निकालते हैं न मरने वाले को आवाज निकालने की मोहलत देते हैं। ये पहली हदायत थी जो इमरान को कार में जबरदस्ती बिठाने के बाद मिली और उसे ये हदायत ना भी मिलती तो वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। वो तो सलाम फेरते ही मस्जिद से दुआ मांगे बगैर निकल आया था, क्योंकि रात देर तक जागने के बाद उसे सख्त नींद आ रही थी और वो जल्दी से घर पहुंचकर आराम करना चाह रहा था। मगर इस अचानक आफत से तो सारी नींद ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। आधे घंटे तक सड़कों पर घुमाने के बाद उसे एक कमरे में लाकर धक्का दे दिया और उसकी आंखों से पट्टी खोलकर हाथों को आजाद कर दिया गया। मौका पाते ही इमरान ने गैर महसूस अंदाज में अपनी कमीज का बटन घुमा दिया, जिससे मास्टर खान और दूसरे साथियों से राब्ता कायम हो गया। अब वो आसानी से कमरे में होने वाली बात सुन सकते थे। यह खुफिया बटन पाकिस्तान ही के साइंसदानों का इजाद करता था, जो सिर्फ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के इस्तेमाल में था और मुकम्मल तलाशी के बावजूद भी किसी की नजर इस पर नहीं जा सकती थी। और इन 5 को हदायत थी कि जैसे ही कपड़े बदलें फौरन ये बटन दूसरी कमीज में मुंतकिल कर लें, ताकि 24 घंटे किसी वक्त भी खुफिया तौर पर राब्ता कायम हो सके। मास्टर खान, वकास, ज़ुबैर और साकिब को अभी गुफ्तगू करते हुए मुश्किल से आधा घंटा ही गुजरा था कि चारों को अपने सीने पर थरथराहट महसूस हुई, जिसका मतलब था कि शुएब या इमरान में से कोई राब्ता करना चाह रहा था। मगर कान से खुफिया तौर पर मुंसलिक स्पीकर से हल्की हल्की सांस चलने की आवाज के सिवा कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद एक कड़कदार आवाज गूंजी, हाँ तो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए जनाब, मुझे आपने अगवा किया है तो फिर यकीनन आप मेरा नाम भी जानते होंगे। ये तो इमरान की आवाज है, उसने सिर्फ स्पीकर ऑन किया है ताकि हम सारी कार्रवाई सुन सकें। मास्टर खान ने आवाज पहचानते हुए कहा। चटाख चटाख की नहायत जोरदार आवाज गूंजी और कोई नहायत गुस्से से चिंगाड़ा, खबीस राहुल के सामने जबान चलाता है। थप्पड़ की आवाज इतनी जोरदार थी कि इमरान के साथ साथ इन चारों के कान भी एक लम्हे के लिए साई साई करने लगे। खुदाया, इतना जोरदार थप्पड़ वकास को जर्जरी सी आ गई। अल्लाह रहम करे, शुएब ने भी अभी तक कोई इतला नहीं की, पता नहीं कहाँ फंस गया है, वरना हम भी कोई कार्रवाई कर डालते। हम सवालात करेंगे और तुम्हें ठीक ठीक जवाब देना होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। चारों के कान में एक मर्तबा फिर राहुल की आवाज गूंजी। तुम्हारा नाम इमरान है? सवालिया अंदाज में पूछा गया। हाँ, इमरान की आवाज आई। तुम गुरेला फाइटर्स के रुकन हो? मैं किसी गोरा पापड़ को नहीं जानता, वैसे मुझे पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा तो राहुल गुस्से से भड़क उठा और अब लातों, मुक्कों और घूंसों के साथ गालियों की बौछार शुरू हो गई। सर बहुत हो गया, हमें कुछ करना चाहिए, वरना ये लोग इमरान को जान से मार डालेंगे। इमरान के कराहने की आवाज सुनकर ज़ुबैर गुस्से से खड़ा हो गया। इमरान को अगवा करके जैसे ही कार रवाना हुई, शुएब ने कमाले होशियारी का मुजाहिरा करते हुए अपनी बाइक कार के पीछे डाल दी और काफी फासले से मुस्तकिल पीछा जारी रखा। शुएब ने महसूस किया कि कार में भी इमरान ने कोई मुजाहमत नहीं की। शायद उन्होंने इसे बेहोश कर दिया हो या इमरान ने बेबस होकर खुद ही हाथ पांव ढीले छोड़ दिए हों। घूमते घुमाते अब वो डिफेंस की तरफ निकल आए थे। शुएब ने फौरन ही मास्टर खान को इतला कर दी थी।
डिफेंस की खामोश गलियों में पीछा करना अब और भी दुश्वार हो गया था, लेकिन शुएब को अंदाजा था कि अब तक वो इससे लाइल्म है। अब कार एक बंगले के सामने आकर रुक गई और बंगले का दरवाजा एक झटके से खुल गया, जैसे इन्हीं के इंतजार में हो, और कार के अंदर जाते ही खुदकार तरीके से दरवाजा बंद हो गया। 3-4 मिनट इंतजार करने के बाद शुएब ने बंगले के पास चक्कर काटा। R356 बंगले का नंबर था, जो फौरन ही उसके दिमाग पर नक्श हो गया। वो बंगले का चारों तरफ से घूम फिर कर जायजा ले रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने शुएब की गर्दन पकड़ ली और शुएब को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी गर्दन किसी हाथ में नहीं बल्कि लोहे के शिकंजे में जकड़ दी गई हो। गर्दन पर गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि शुएब का चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें बाहर निकलने लगी। शुएब ने फौरन अंदाजा कर लिया कि गर्दन छुड़ाने में अपना ही नुकसान होगा, लिहाजा उसने फौरन ही अपनी दाईं कोहनी का भरपूर वार हमलावर के पेट में किया और हमलावर के हलक से गुटी गुटी सी चीख बरामद हुई और वो शुएब की गर्दन छोड़कर अपना पेट पकड़कर झुक गया। इसी लम्हे को गनीमत जानकर शुएब ने अपने घुटने का जोरदार वार उसके मुंह पर किया और उसे खून थूकने पर मजबूर कर दिया। अब वो जमीन पर लेटा तकलीफ से करा रहा था। शुएब उसे घसीट कर एक कोने में ले गया और बोला, कौन हो तुम? मैं चौकीदार हूँ। वो गगयाया, लेकिन उसकी बात खत्म होते ही शुएब का फुलादी मुक्का उसकी ठोड़ी के नीचे इतनी कुव्वत से लगा कि उसका एक दांत उसी वक्त बाहर निकल कर गिर पड़ा। झूठ मत बोलो, हमारे मुल्क में इतने मॉडर्न चौकीदार नहीं होते। सच सच बताओ तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, वरना अगले मुक्के में पूरा जबड़ा तोड़कर हाथ में दे दूंगा। शुएब गराया फुल स्टॉप। उसे इसके हुलिये और लबो लहजे से अंदाजा हो गया था कि वो राह का ही एजेंट है और अब चूहा बना उसके रहमो करम पर है। देखो, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ सच सच बता दो, वरना आगे तुम खुद बेहतर जानते हो। बंगले में कुल कितने अफराद हैं? शुएब ने दो टोक अंदाज में पूछा। 6। हमलावर ने शुएब के मुक्के को तैयार देखा तो फौरन ही डर के मारे सच उगल दिया। दूसरे लम्हे शुएब ने कुछ पूछे बगैर उसकी शर्ट उतारी और उसे फाड़ कर उसके हाथ पांव और मुंह में कपड़ा ठोंस कर सख्ती से बांध दिया और फौरन मोबाइल पर मास्टर खान से राब्ता करने लगा। जी हाँ सर, जुबैर बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें फौरन ही कुछ कर गुजरना होगा, वरना इमरान की जान खतरे में भी पड़ सकती है। वकास ने जुबैर की तायद करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों की यही राय है तो मैं शुएब से राब्ता करता हूँ। ये कहकर मास्टर खान शुएब का नंबर मिलाने लगे। नहीं सर, शुएब से राब्ता मत कीजिए, साकिब मास्टर खान को रोकते हुए बोले। मगर क्यों? जुबैर जज्बाती अंदाज में बोला। उसकी आवाज काफी बुलंद थी, क्योंकि हमारा राब्ता करना उसे परेशानी में मुब्तला कर सकता है और वैसे भी वो खुद फोन करेगा। साकिब ने आहिस्तगी से कहा, लेकिन अगर उसने फोन ना किया तो हम कब तक इंतजार करेंगे? वकास भी अब गुस्से में लग रहा था। सर, आप शुएब को फोन कर रहे हैं और शुएब आपको, इस तरह तो दोनों को फोन अंगेज ही मिलेंगे ना। इस मर्तबा साकिब सवालिया अंदाज में मास्टर खान से मुखातिब हुआ। मास्टर खान ने साकिब को हैरत से देखा और कुछ ना समझते हुए मोबाइल मेज पर रख ही रहे थे कि मोबाइल गूंज उठा। मास्टर खान ने फौरन मोबाइल उठाया तो उस पर शुएब का नंबर रोशन था। नाकाबिले यकीन बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला। वो एक लम्हे के लिए ठटक गए और टिकटिकी बांध कर हैरत से साकिब को देखने लगे, जैसे वो किसी और ही दुनिया की मखलूक हो। यही हाल जुबैर और वकास का भी था, जबकि साकिब के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी। दूसरी बेल बजते ही मास्टर खान मोबाइल कान से लगाते हुए बोले, हाँ शुएब, क्या इतला है? इमरान कहाँ है? सर, मैं डिफेंस फेज 3 में हूँ और इमरान को जिस बंगले में ले गए हैं उसका नंबर R356 है। बंगले में कुल 6 अफराद मौजूद हैं। मैंने एक एजेंट को काबू करके बांध दिया है। आगे जो आपका हुक्म हो। शुएब एक सांस में कहता चला गया। ठीक है, हम पहुँच रहे हैं, तुम मुहतात रहो। हमें फौरी तौर पर कमांडो एक्शन लेकर इमरान को बाजियाब कराना है, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। मास्टर खान बोला, ओके सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर शुएब ने लाइन काट दी। आधे घंटे बाद मास्टर खान और गुरेला फाइटर्स के 4 मेंबरान बंगले के अकब में हमले की हिकमत अमली तय कर रहे थे। प्लानिंग के मुताबिक बंगले के अकब से साकिब और शुएब दीवार फलांग कर अंदर जाएंगे और निहायत खामोशी से बेहोश कर देने वाला गैस्ट्रिक बम अंदर फेंक कर दरवाजे पर पोजीशन लेंगे। सामने एक तरफ से वकास और जुबैर पोजीशन लेंगे, जबकि मास्टर खान बाहर की सूरत हाल पर नजर रखेंगे और पूरी कार्रवाई को कंट्रोल करेंगे। खुफिया एयरफोन के जरिए बंगले के अंदर मौजूद इमरान को पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट करने के बाद साकिब और शुएब ने चेहरों पर मास्क चढ़ाए और निहायत फुर्ती के साथ दीवार पर चढ़ने लगे। दीवार पर कांच के टुकड़े और खारदार बाड़ लगाई गई थी, लेकिन साकिब और शुएब के लिए इसे फलांगना बाएं हाथ का खेल साबित हुआ। साकिब ने अपनी जैकेट उतार कर बाड़ के ऊपर डाली और खामोशी के साथ दीवार फलांग कर कैट वॉक करते हुए खिड़की तक पहुँच गया। खिड़की बंद थी लेकिन लॉक नहीं थी। निहायत आस्तगी के साथ साकिब ने खिड़की को खिसकाया और शुएब का इंतजार किए बगैर गैस्ट्रिक बम की पिन निकाल कर उसे अंदर लटका दिया और खिड़की को दोबारा से बंद कर दिया। इतनी देर में शुएब भी पहुंच चुका था और दोनों दरवाजे के आसपास पोजीशन संभाल चुके थे। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा एक झटके से खुला और एक एजेंट जोर जोर से खांसता हुआ बाहर निकल आया, जिसे निहायत फुर्ती से साकिब ने काबू कर लिया और फर्श पर उल्टा लटाकर पिस्तल तान दी। अब जुबैर और वकास भी बंगले के अंदर कूद चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक राह का चीफ एजेंट राहुल गालियां बकता और फायरिंग करता हुआ बाहर निकल आया। इसी दौरान सनसनाती हुई एक गोली राहुल की पिस्तौल से निकली और वकास को संभलने का मौका दिए बगैर उसकी बाईं टांग में घुस गई।
वकास एक दबी दबी चीख के साथ जमीन पर गिर गया। वकास को गिरता देखकर जुबैर ने जज्बात में आकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और क्लाशनकोफ का पूरा ब्रस्ट राहुल पर खोल दिया, जो उसके सीने से आर पार हो गया। राहुल को गिरते देखकर शुएब और जुबैर दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। अंदर जुबैर ने इमरान को कंधे पर डाला और बाहर खड़ी डबल कैबिन गाड़ी में डाल दिया। वहाँ पहले से वकास मौजूद था, जिसे मास्टर खान गिरता देखकर उठा लाए थे। फायरिंग की आवाज सुनकर करीबी पुलिस स्टेशन से 2 गाड़ियां पहुंच चुकी थी। मास्टर खान ने अपना तारुफ करवाकर तमाम तफसीलात पुलिस को बताई और गुरेला फाइटर्स के इमरान के साथ वहां से रवाना हो गए। मास्टर खान नहीं चाहते थे कि उनकी मौजूदगी में प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स वहां आए और पुलिस इसलिए खुश थी कि उसे पका पकाया हलवा तैयार मिल गया था। हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले ही इमरान को होश आ चुका था, जबकि वकास को मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। वकास की हालत काफी बेहतर हो चुकी थी, क्योंकि गोली सिर्फ गोश्त फाड़कर दूसरी तरफ से निकल गई थी और हड्डी बिल्कुल महफूज रही थी। दूसरे दिन मुल्क के तमाम अखबारात डिफेंस पुलिस के झूठे कारनामों से भरे पड़े थे, जिसमें उन्होंने निहायत बहादुरी से लड़ते हुए भारत की खुफिया एजेंसी रा के 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और उनके चीफ एजेंट को हलाक कर दिया था। 2 हफ्ते बाद वो दोबारा मीटिंग हॉल में बैठे थे और शुएब जोश में कह रहा था, सर, इन सीक्रेट सर्विस के एजेंटों को देखकर अब तो ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह हम बड़ी आसानी से इसराइल में घुसकर कार्रवाई कर सकेंगे। वैसे सर, ये तो बिल्कुल ही फुसफुसे निकले। हम तो समझ रहे थे कि बड़ा ही सख्त मुकाबला होगा। जुबैर ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, नहीं, मेरा ख्याल है तुम लोग गलत समझ रहे हो। वो इतने अनाड़ी भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मदद से हम सब की प्लानिंग इतनी जानदार थी, उन्हें फड़फड़ाने का मौका भी न मिल सका। और वैसे भी वो अगवा के चंद घंटों बाद ही किसी कार्रवाई का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मुतमईन बैठे थे। और हाँ, एक बात जहन में रहे, इसराइल में हमारा वास्ता जिस फौज और सीक्रेट एजेंसी मोसाद से पड़ेगा, यकीनन वो तुम लोगों के ईमानी जज्बे के मुकाबले में निहायत बुज़दिल होंगे, लेकिन असलहा और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे होंगे। लिहाजा हमें निहायत सोच समझ कर अपने मिशन का आगाज करना होगा। मास्टर खान ने पांचों को समझाते हुए कहा, लेकिन सर, वो इतना असलहा और टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद इतने बुज़दिल क्यों होते हैं? वकास ने सोफे पर पहलू बदलते हुए कहा। उसकी टांग पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी। इसकी वजह यह है कि वो जिंदगी से मोहब्बत करते हैं और मौत से खौफ खाते हैं, और यही चीज जब मुसलमान कौम के अंदर पैदा हो जाए तो वो भी बुज़दिल हो जाती है। जिस तरह आज हमारी उम्मत मुसलमान जवाल का शिकार है और हमारे इस्लामी ममालिक के हुक्मरान यहूद नसारा के हाथों बिक चुके हैं और उन्हीं के इशारों पर नाच रहे हैं। यही वजह है कि 56 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC इतनी कुव्वत, ताकत और वसाइल रखने के बावजूद आज तक फलस्तीन और कश्मीर का मसला हल नहीं करवा सकी। आह, हम कितने बेबस हैं। मास्टर खान ने अफसोसनाक लहजे में ठंडी आह भरते हुए बात मुकम्मल की। सर, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब हमारे मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान ही मुखलिस नहीं हैं, तो हम इसराइल जाकर कौन सा तीर मार लेंगे? हमारी पुश्त पर तो कोई नहीं होगा। साकिब ने अपनी दानिश्त में बहुत जबरदस्त सवाल पूछ डाला। तुम्हारे खदशात अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन तुम लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि हमारी पुश्त पर बहुत सी इस्लामी तहरीकें और कुव्वतें मौजूद हैं, और अगर ये ना होती तो दुश्मन अब तक पूरी दुनिया पर काबिज हो चुका होता। मास्टर खान ने गुरेला फाइटर्स के मेंबरान का हौसला बढ़ाते हुए कहा, सर, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? शुएब ने दो टोक अंदाज में आइंदा की प्लानिंग मालूम करना चाहिए। हाँ, मैंने सोचा है कि अगले हफ्ते हम पाकिस्तानी सरजमीन को अलविदा कह देंगे और फलस्तीन के पड़ोसी मुल्क शाम में चंद हफ्ते क़याम करेंगे। इस सिलसिले में मैं शाम में अपने मेहरबान साथियों से राब्ता कर चुका हूँ, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मास्टर खान ने आइंदा का प्रोग्राम पेश करते हुए तमाम इमरान को हैरत में डाल दिया। लेकिन सर, इतनी जल्दी? वैसे भी अभी तक वकास की हालत मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हुई और तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अभी हमें 2 महीने मजीद पाकिस्तान में रहकर काम करना है। जुबैर ने हैरानी और परेशानी में कई सवाल एक ही सांस में दाग दिए और बाकी चारों भी जुबैर की तायद में अपनी गर्दनें हिलाने लगे। हाँ, तुम्हारा कहना बजा है, लेकिन अभी जाने में हमारा फायदा है, क्योंकि इतलात के मुताबिक अभी फलस्तीन में जंग बंदी है और काफी हद तक सुकून है। हमें बॉर्डर क्रॉस करने में भी कम दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। बसूरत दीगर हमें इसराइली फौज की तरफ से सख्त मुश्किलात और मज़ाहमत दरपेश होंगी। मास्टर खान ने मुख्तसर अंदाज में वजाहत पेश की तो पांचों काफी हद तक मुतमईन नजर आने लगे। सर, शाम में क्याम करने की कोई खास वजह? इस मरतबा वकास ने सवाल पूछ लिया। बहुत अहम सवाल पूछा है तुमने। दरअसल शाम में हमारे बहुत से साथी मौजूद हैं। वहाँ वो हमें इसराइल की रियासत, इसके अज़ाइम, इसकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद और वहाँ की हिकमत अमली के हवाले से अहम ब्रीफिंग देंगे। गो कि मुझे इसराइल में काम करने का तजर्बा है, लेकिन वो लोग वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, इसलिए वहाँ क्याम करना हमारे लिए इंतहाई अहम होगा। और कोई सवाल? मास्टर खान ने तमाम बातें खोल कर बयान करते हुए पूछा। शुक्रिया सर, आज के लिए इतना ही काफी है। इसका मतलब है कि हम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जवाब में मास्टर खान ने इस बात में सर हिला दिया। वो किसी गहरी सोच में गर्क थे। अगले हफ्ते वो पांचों मास्टर खान के हमरा सियाहों के रूप में पाकिस्तानी सरजमीन को अलविदा कह रहे थे। मास्टर खान की हिकमत अमली के मुताबिक उन्हें बजरिया सड़क सरहद उबूर करनी थी। आज वो कोयटा के रास्ते सबसे पहले ईरान में दाखिल हो रहे थे।
पाकिस्तान के बॉर्डर पर बस में सवार होने से कबल अचानक शुएब सजदे में गिर गया और पाकिस्तानी मिट्टी को चूमने लगा। वो बाकायदा रो रहा था। मास्टर खान बस से उतरकर फौरन शुएब के पास पहुंचे और उसे थपकी देते हुए उठाने लगे। क्या हुआ शुएब? वो शुएब के रोने पर अभी तक हैरान थे। सर, हम जिस अहम मिशन पर जा रहे हैं वहाँ शहादत की आरजू और एक अजीम मिशन की तकमील हमारा मकसद है। क्या पता हमें पाकिस्तान की सरजमीन पर वापस आना नसीब हो भी या नहीं। शुएब की बात सुनकर मास्टर खान और बाकी लड़के भी आबदीदा हो गए और अब वो दोबारा बस की तरफ जा रहे थे। इमरान और जुबैर, तुम दोनों बस में सामान रखवाओ, मैं जरा सीटें चेक कर लूं। मास्टर खान दोनों को हदायत देते हुए बोले। रुक जाओ इमरान, बस में सामान मत रखना। साकिब अचानक चला उठा। मगर क्यों भाई, अब तुम्हें क्या हो गया? इमरान ने हंसते हुए कहा। हम इस बस से नहीं जाएंगे, बल्कि कोई भी नहीं। साकिब ने सख्ती से कहा तो बाकी मुसाफिर भी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। साकिब, आखिर मसला क्या है? मास्टर खान साकिब को झंझोड़ते हुए बोले, जो दूसरों को भी बस के पास से हटाने की कोशिश कर रहा था और नहायत जज्बाती हो रहा था। और फिर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज ने सबको जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। धमाका बस के अंदर हुआ था और धमाके की आवाज और इससे फैलने वाली तबाही से अंदाजा हो रहा था कि लगाया गया बम दरमियाने दर्जे का था, जिससे सिर्फ 3 अफराद जख्मी हुए थे जो बस के अंदर थे और बाहर किसी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। धमाके की आवाज सुनते ही बहुत से लोग बस के करीब जमा हो गए और जख्मियों को जल्दी जल्दी से बस से निकालने लगे, जबकि मास्टर खान और 5-6 लड़के कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े हुए और सबकी नजरें साकिब की तरफ हैरत और तशक्कुर के जज्बात के लिए मुतवज्जा थी। मगर वो अपनी धुन में मसरूफ अब अपना बैग उठा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब, आज तुमने हम सब को बड़े नुकसान से बचा लिया। मास्टर खान ने आगे बढ़कर साकिब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर मुझे शर्मिंदा न करें, बचाने वाली जात तो अल्लाह की है। मुझे तो बस पता नहीं अचानक क्या हो गया था, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा ये सब कैसे हुआ। साकिब ने मासूमियत से कहा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। सर मुझे लगता है कि रा का कोई दूसरा ग्रुप हमारे पीछे लग गया है और शायद ये सब उसी की कारस्तानी है। इमरान ने अपने खदशे का इजहार किया। हाँ सर, मेरा भी यही ख्याल है और अब हमें अपना प्रोग्राम तब्दील कर लेना चाहिए। जुबैर भी इमरान की तायद करते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, हम अपना प्रोग्राम बिल्कुल तब्दील नहीं कर रहे, क्योंकि अब हमारे पीछे कोई ग्रुप काम नहीं कर रहा। ये तो एक तखरीबकारी की वारदात है और इसी हफ्ते कोयटा में इस तरह के 4-5 धमाके पहले भी हो चुके हैं, जिसका मकसद अवाम को खौफजदा करके अपने मजमूम मकासद को हासिल करना है। मास्टर खान ने जुबैर और इमरान की बात को रद्द करते हुए कहा, मुझे भी सर की बात से मुकम्मल इत्तफाक है, क्योंकि अगर ये कातिलाना हमला होता तो इतना छोटा बम लगाने की बजाय बड़ा बम लगाया होता। वकास ने मास्टर खान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अब आगे क्या प्रोग्राम है? अगली बस के आने तक किसी होटल में एक गर्मा गर्म चाय ना हो जाए, कुछ टेंशन भी कम हो जाएगी। मास्टर खान की पेशकश पर पांचों ने फौरन अपने अपने बैग उठा लिए और करीबी होटल की तरफ चल दिए। चंद घंटों के इंतजार और जिद्दोजहद के बाद अब वो दोबारा सफर कर रहे थे। पाकिस्तान की सरजमीन को खैराबाद कहकर अब वो ईरान की हदूद में दाखिल हो चुके थे। चटियल मैदानों के बाद अब सरसब्ज बागात शुरू हो चुके थे। घूमते फिरते वो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुंच गए। 3 दिन तेहरान में क्याम करके उन्होंने सियाहत का खूब लुत्फ उठाया और चौथे दिन वो ईरान के बॉर्डर को अलविदा कहते हुए इराक की वादी में दाखिल हो गए। मामूल की चेकिंग के बाद उन्हें इराक में दाखिले की इजाजत दे दी गई। इराक घूम फिर कर अब वो इराक के शहर करकोक पहुंच गए, जो मुल्क के शाम से करीब था। यानी अगली सुबह उन्हें इराक से शाम की तरफ कूच कर जाना था। फजर की नमाज पढ़ते ही मास्टर खान की सरबराही में 6 अफराद की टीम एक मरतबा फिर रख्ते सफर बांध रही थी। पांचों ही मास्टर खान के बहुत गिरविदा थे, क्योंकि मास्टर खान न सिर्फ नमाज के पाबंद थे, बल्कि गुरिल्ला फाइटर्स के मेंबरान कई दफा आधी रात को उन्हें तहज्जुद की नमाज पढ़ते देख चुके थे और तिलावत करना तो मास्टर खान के रोजाना के मामूलात में शामिल था। एक छोटा सा पॉकेट साइज कुरान वो हमेशा अपनी जेब में रखा करते थे। यही वजह थी कि अब वो पांचों भी 5 वक्त की नमाज के साथ रोजाना की तिलावत की पाबंदी करने लगे थे। अलबत्ता तहज्जुद की नमाज कभी कभार रह जाती थी, क्योंकि आधी रात को उठना पांचों के लिए एक मुश्किल काम था। और फिर ठीक 8 बजे वो करकोक शहर को खुदा हाफिज कहते हुए दोपहर तक शाम में दाखिल हो चुके थे। सरहदी चेक पोस्ट पर उन्हें कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और वैसे भी मास्टर खान एक दिन कबल ही शाम के शहर दमिश्क में किसी हसन त्रिमजी नामी शख्स से रब्ता करके अपनी आमद की इतला दे चुके थे। यही वजह थी कि दमिश्क पहुंचने से पहले ही एक लैंड क्रूजर गाड़ी उन्हें लेने के लिए पहले से मौजूद थी, जिसमें मौजूद 2 आदमियों ने उनका इस्तकबाल किया और बगैर किसी तकलीफ के दमिश्क में हसन त्रिमजी के बंगले तक पहुंचा दिया। हसन त्रिमजी गोरी रंगत, लंबे कदो कामत और हल्की दाढ़ी वाले एक अधेड़ उम्र खूबसूरत शख्स थे। पांचों लड़के पहली मुलाकात में हसन त्रिमजी से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। हसन त्रिमजी ने इन्हें बंगले के दरवाजे पर खुश आमदीद कहा और नहायत गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। मास्टर खान से तो वो 5 मिनट तक गले ही मिलते रहे, गोया बहुत पुराने बिछड़े हुए दोस्त दोबारा आ मिले हों। रात के पुरतकल्लफ खाने के बाद 8 दिन के सफर की थकावट को देखते हुए हसन त्रिमजी ने इनसे ज्यादा बातचीत नहीं की और वो अपने अपने कमरे की तरफ चल दिए।
अगले दिन दोपहर के खाने के बाद हसन त्रिमजी ने जेरे जमीन ऑफिस में ले गए। रस्मी गपशप के दौरान कहवा आ गया। कहवा पीते हुए हसन त्रिमजी ने कहा कि अब मैं चाहूंगा कि हम बाकायदा तारुफ कर लें। क्यों खान, क्या ख्याल है? हसन त्रिमजी ने मास्टर खान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे गायबाना तौर पर तो तुम सबको जानते ही हो। अब बिल मुसाफा तारुफ भी हो जाएगा। तुम्हारे दाएं तरफ साकिब है, निहायत ज़हीन और हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक। मास्टर खान ने सबसे पहले साकिब का तारुफ करवाते हुए कहा, अच्छा वही ना जिसका अक्सर तुम फोन पर तज़किरा करते रहते हो। भाई हमें भी अपने कोई जौहर दिखाओ। हसन त्रिमजी साकिब का नाम सुनते ही कुर्सी पर मजीद सीधे होकर बैठ गए। सर जौहर तो मैदान जंग में दिखाए जाते हैं, इस वक्त तो। साकिब की बात मुकम्मल होने से पहले ही मास्टर खान बोले, त्रिमजी तुम्हें क्या मालूम, पाकिस्तान से रवाना होते हुए बस में बैठने से पहले ही इसने तमाम लोगों को बस में सवार होने से मना कर दिया और 2 मिनट बाद ही बस में ब्लास्ट हो गया। अगर खुदा न खास्ता हम लोग सवार हो चुके होते तो बचना बहुत मुश्किल था। यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन साकिब तुम्हें कैसे पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? हसन त्रिमजी ने हैरत से साकिब की तरफ देखते हुए कहा, सर मुझे भी नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हो जाता है। बस अचानक ही जहन में खतरे की घंटी बजने लग जाती है और बाद में वो बात सही निकलती है। साकिब ने कंधे उचकाते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, भाई बहुत खूब, तुम तो कमाल के लड़के हो। हसन त्रिमजी ने तारीफी नजरों से देखते हुए कहा, साकिब के बराबर में इमरान है जो जहानत, तालीम और कंप्यूटर के मैदान में अपना लोहा मनवा चुका है। कंप्यूटर पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना चुका है कि मैं बता नहीं सकता। भारत की खुफिया तंजीम रा का कंप्यूटराइज हिफाजती निजाम इमरान ने ही कंप्यूटर वायरस के जरिए तबाह कर दिया था और वो आज तक ये मालूम न कर सके कि ऐसा क्यों हुआ। मास्टर खान मुस्कुराते हुए बोले, जबरदस्त, वाकई अब तो सारा निजाम ही कंप्यूटर पर चल रहा है। मुझे उम्मीद है तुम आइंदा भी कामयाबियां हासिल करोगे। हसन त्रिमजी ने खुश होते हुए कहा, और इमरान के साथ शुएब बैठा है। पता नहीं इतनी देर से कैसे एक जगह बैठा है। इसे बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। हमेशा चौको चुबान और कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ताइक्वांडो, जोडो, कराटे के साथ साथ हर किस्म की लड़ाई का फन जानता है। इस मामले में तो शुएब मेरा भी उस्ताद है, क्योंकि मुझे ताइक्वांडो के उसूल इसी ने सिखाए हैं। मास्टर खान ने शुएब की तरफ देखते हुए कहा, जो काफी देर से मुस्कुरा रहा था, माशाल्लाह खान, बहुत खूब, तुमने बड़ी जबरदस्त टीम तैयार की है। हसन त्रिमजी काफी महजूज हो रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। हसन त्रिमजी ने कुछ देर बात की और 1 मिनट कहकर कहीं फोन करने लगे। 2-3 फोन करने के बाद फारिग हुए तो बोले, भाई माजरत चाहता हूँ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, कुछ जरूरी काम आन पड़ा था। और शुएब के बराबर में यकीनन ये ज़ुबैर होगा। हसन त्रिमजी ने माजरत के साथ ही तारफी सिलसिला फिर से जोड़ते हुए अंदाजा लगाया, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, ये ज़ुबैर ही है, बहुत तेज और चालाक। इतना तेज कि यहीं से बैठे बैठे बता देगा कि किचन में क्या क्या पक रहा है। मेरा मतलब है कि नाक का बहुत तेज है। मास्टर खान ने कहका लगाते हुए कहा, अच्छा तो फिर हमें भी बताओ कि यहाँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। हसन त्रिमजी ने इस अनोखी सलाहियत पर हैरान होते हुए कहा, सर आपके पास से गुड़ की खुशबू आ रही है। क्या आप गुड़ बहुत शौक से खाते हैं? ज़ुबैर ने एक लंबा सांस खींचते हुए कहा, गुड़? लेकिन गुड़ की खुशबू कहाँ होती है जो तुमने सूंघ ली? हसन त्रिमजी गड़बड़ाते हुए बोले, जैसे किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। सर आप कहें तो अभी आपकी जेब से गुड़ निकाल कर दिखा सकता हूँ, ज़ुबैर ने चैलेंज करते हुए कहा। नाकाबिले यकीन, वाकई ज़ुबैर तुमने तो कमाल कर दिया। दरअसल मैं शुगर का मरीज हूँ, लेकिन गुड़ में नहीं छोड़ सकता, और इसका तो मेरी बीवी को भी इल्म नहीं है। आज तुमने मेरा राज फाश कर दिया। हसन त्रिमजी कोट की जेब से कागज की थैली निकाल कर मेज पर रखते हुए बोले, अरे आप हैरान होते रहिएगा, इनसे मिलिए, ये वकास अहमद हैं। वैसे तो बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, लेकिन इनकी यादाश्त का जवाब नहीं है। हर वक्त हाजिर दिमाग रहते हैं। मास्टर खान ने सबसे आखिर में वकास का नाम लेते हुए कहा, वाह भाई बहुत खूब, तो फिर आपका भी इम्तिहान हो जाए। जरा ये बताइए कि मेरे ऑफिस के दरवाजे पर क्या नंबर लिखा हुआ था? हसन त्रिमजी ने अपनी दानिश्त में काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया था। सर ये तो कोई सवाल ना हुआ, कोई मुश्किल सवाल पूछिए। मसलन हम जिस लैंड क्रूजर में आए थे उसका नंबर क्या था, या ये कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कौन सा नंबर डायल किया था। वकास मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम ये भी बता सकते हो कि मैंने अभी कौन सा नंबर डायल किया था, जबकि तुमने नंबर देखा भी नहीं और फोन का रुख भी मेरी तरफ है? हसन त्रिमजी की हैरानी सब के लिए काबिले दीद हद तक हैरान कुन थी। सर फोन का रुख आपकी तरफ था तो क्या हुआ? आपकी उंगलियों की हरकत तो मैं अच्छी तरह देख रहा था। आपने सबसे पहले 932157 नंबर डायल किया, इसके बाद 772538 और आखिर में 091 नंबर डायल करके कोई फ्लाइट इंक्वायरी मालूम की थी। वकास ने रवानी के साथ तीनों नंबर दोहराते हुए कहा, खान ये सब क्या है यार, ये बच्चे हैं या जिन? हसन त्रिमजी वकास की बात मुकम्मल होने से पहले ही अपनी सीट से उछल पड़े और मास्टर खान को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ महसूस किए जा सकते थे और फिर बारी बारी सब से गले मिलने लगे। त्रिमजी अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा, अभी तो इंशाल्लाह बहुत कुछ होता देखोगे। मास्टर खान ने खुश होते हुए कहा, भाई जब तुमने पाकिस्तान से मुझे इतला दी तो मैं समझा कि होंगे कोई आम से 4-5 लड़के, घुमा फिरा कर वापस पाकिस्तान भेज दूंगा, क्योंकि इजरायली फौज और इसकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अब मुझे अपना फैसला बदलना पड़ रहा है।
मास्टर खान, इतनी जबरदस्त टीम की तश्कील पर वाकई तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये टीम दुश्मनों के नाको चने चिपवा देगी। हसन तिरमिजी काफी जज्बाती हो रहे थे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और हमारी मंसूबाबंदी कामयाब रही तो इसराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें भी क्या याद करेंगी। मास्टर खान पूरे एतमाद लहजे में बोले तो सब ने मिलकर इंशाअल्लाह कहा। ओ हाँ, अभी तो मैंने अपना तारुफ भी सही से नहीं करवाया। मेरा नाम हसन तिरमिजी है। लबनान के शहर बैरूत में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और अपने उस्ताद की तरबियत के सबब फलस्तीन की तहरीकी आज़ादी में रज़ाकार की हैसियत से शामिल हो गया और बहुत जल्द फलस्तीन की गुरिल्ला तंजीम अल फतेह में शोहरत हासिल कर ली, जिसकी वजह से लबनानी हुकूमत ने मेरी शहरियत मनसूख कर दी और मुझे शाम में पनाह लेनी पड़ी। बाद में कुछ इख्तलाफात की बिना पर मैंने अल फतेह से अलहदगी अख्तियार कर ली और अलकारिया के नाम से अपनी तंजीम कायम की। अलकारिया का मतलब है खड़खड़ाने वाली और कुरान मजीद में इस नाम से एक सूरत भी है, वहाँ ये लफ्ज क़यामत के लिए इस्तेमाल किया गया है और हम भी अपने नाम की तरह इसराइल पर क़यामत बनकर टूटे हैं और आज वो हमसे मुज़ाकरात की बात करने पर मजबूर हो गए हैं। हसन तिरमिजी ने काफी तफसील से अपना तारुफ पेश करते हुए कहा, हमें मोसाद के बारे में कुछ बताइए जो हम ना जान सके हों। ज़ुबैर ने हसन तिरमिजी के मालूमात और तजर्बे को देखते हुए सवाल किया, क्यों नहीं, दरअसल तुम्हारा असल टकराव भी मोसाद से ही होगा। इसराइली फौज से टकराने के लिए हमारे पास बहुत अफराद हैं। मोसाद दरअसल अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी अदारा इंस्टीट्यूट के हैं और इसका हेडक्वार्टर इसराइल के शहर तल अबीब में है। इसका क़याम 1951 में अमल में आया। 80 की दहाई में इसके स्टाफ की तादाद 2000 के लगभग थी। ज्यादा तादाद की वजह से इन्हें पे दर पे नाकामियों का सामना करना पड़ा और इनके एजेंट पूरी दुनिया में मरते रहे, तो उन्होंने अपने मेम्बरान की तादाद 2000 से कम करके 1200 कर दी और इसे जदीद असलहे और टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया। हसन तिरमिजी की बात सब इंतहाई तवज्जो से सुन रहे थे। सर, इनके चीफ एजेंट का नाम क्या है? वकास ने पूछा। मोसाद के डायरेक्टर का नाम 1996 से पहले तक खुफिया रखा जाता था, लेकिन बाद में इसराइली हुकूमत ने नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। आजकल इसका डायरेक्टर कर्नल जोशम है, जो इंतहाई शफाक, जालिम और चालाक शख्स है। वैसे मोसाद के कुल 8 डिपार्टमेंट हैं जिनकी कार्रवाइयाँ इंतहाई खुफिया रखी जाती हैं। इनमें एक डिपार्टमेंट स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन है जिसका काम कत्ल की वारदात करना है। एक और डिपार्टमेंट लैब के नाम से है जिसका काम नफसियाती जंग और प्रोपेगेंडा करना और अफवाहें फैलाना है। इनका कहना है कि झूठ इतना बोलो कि लोग इसे सच समझने लगे। इस सिलसिले में ये टीवी चैनल्स और अखबारात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इंटेलिजेंस की दुनिया में मोसाद के किडन स्क्वाड की ये खासियत समझी जाती है कि ये किसी भी कत्ल की वारदात को एक हादसे के तौर पर तब्दील करने में खसूसी महारत रखते हैं। इस स्क्वाड में शामिल अफराद की तादाद 48 है, जिसमें 6 खवातीन भी शामिल हैं। ये 4-4 के ग्रोह में कार्रवाई करते हैं और इन सब की उम्रें 25 से 30 साल के दरमियान होती हैं। हसन तिरमिजी जैसे जैसे मोसाद के बारे में बताते जा रहे थे, गुरिल्ला फाइटर्स के मेम्बरान की आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। अरे भाई, तुम लोग तो अभी से परेशान हो गए, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। अभी तो तुम लोगों को बहुत कुछ बताना है, दिखाना है और समझाना है। हसन तिरमिजी ने इन लोगों को निहायत इन्हमाक से सुनते हुए देखा तो बोले, नहीं अंकल, भला हम क्यों परेशान होने लगे? हम तो इसलिए गौर से सुन रहे हैं ताकि आपको दोहराना और हमें पूछना न पड़े। ज़ुबैर मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सर, और वैसे भी आपने जो हमें दुश्मन के बारे में मालूमात दी हैं वो हमारे बहुत काम आएंगी। साकिब भी खामोश न रह सका। तिरमिजी अंकल, अभी आप बहुत कुछ बताने, दिखाने और समझाने का कह रहे थे और मुझे तजस्सुस शुरू हो गया है। आप हमें तफसील से कब बताएंगे? मैं मोसाद के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहता हूँ। शुएब ने आखिरी जुमला दांत पीसते हुए कहा, यकीनन, क्यों नहीं, आप लोगों को तो अभी चंद महीने यही क़याम करना है और हम कल से आप लोगों की ट्रेनिंग का आगाज कर देंगे, जिसमें मोसाद का तरीका वारदात, इनके कोड वर्ड्स, हसास मकामात और बहुत सी दीगर मालूमात भी होंगी। हसन तिरमिजी अपनी बात खत्म करते ही उठ खड़े हुए और तमाम अफराद कल का वक्त तय करते हुए अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। दूसरे ही दिन से गुरिल्ला फाइटर्स के 5 मेम्बरान अपनी अपनी नोटबुक लिए मालूमात का जखीरा जमा कर रहे थे। सिर्फ वकास बगैर नोटबुक के बैठा इंतहाई तवज्जो से सारी बातें सुन रहा था। क्लास शुरू होते ही हसन तिरमिजी ने अबू अय्याज नामी शख्स का तारुफ कराते हुए बताया कि अबू अय्याज गुरिल्ला जंग के माहिर हैं और पिछले 30 सालों से फलस्तीन में गुरिल्ला कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हमारी तंजीम के अहम जिम्मेदार हैं और आज आपको फलस्तीन के बारे में तफसील से बताएंगे। अबू अय्याज ने सबसे पहले फलस्तीन की सरहदें मुख्तलिफ नक्शों की मदद से समझाई, फिर पड़ोसी ममालिक के बारे में मुकम्मल मालूमात के साथ साथ इन्हें बताया कि इन ममालिक में किस तरह दाखिल हुआ जा सकता है। अगले दिन अबू अय्याज ने फलस्तीन और इसराइल के खुफिया मुकामात के बारे में बताते हुए उन लोगों के नाम और पते भी बताए जो मुश्किल हालात में न सिर्फ मददगार साबित होंगे बल्कि हर किस्म का ताउन भी करेंगे। दिन भर की ब्रीफिंग के बाद रात को वो अरबी और इंग्लिश पर उबूर हासिल करने के लिए मुख्तलिफ क्लासेस ले रहे थे और काफी हद तक महारत हासिल कर चुके थे। इमरान का अक्सर वक्त कंप्यूटर नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग में गुजरता था।
वो हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता था। आज भी रात को देर तक बैठा वो कंप्यूटर पर काम कर रहा था कि पीछे से साकिब ने आकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने जरा हरकत ना की तो साकिब बोला, इमरान भाई ये क्या तुम हर वक्त कंप्यूटर में घुसे रहते हो? बहुत दिन हो गए, क्या ख्याल है कोई खतरनाक किस्म का एडवेंचर ना हो जाए? एडवेंचर? इमरान ने स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर सवालिया अंदाज में पूछा और फिर खुद ही बोला, क्यों नहीं, कल के अखबारात देख लेना, इंशाअल्लाह एडवेंचर से भरा होगा। मगर वो कैसे, मुझे भी तो कुछ बताओ यार, साकिब ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। वो इमरान का अंदाज देखकर समझ चुका था कि वो कुछ न कुछ कारनामा कर डालेगा। वो ऐसे कि मुझे सिर्फ एक बटन दबाना होगा और दूसरी तरफ तबाही अपना काम दिखा देगी। इमरान ने इस दफा भी सस्पेंस बरकरार रखा था। दूसरी तरफ से तुम्हारी मुराद इसराइल है? साकिब ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, और क्या, मैं कई दिनों से इसराइली नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा था और कल ही मैंने इसे सर्च कर लिया है। अब मैं खुफिया तरीके से एक खतरनाक किस्म का वायरस इनके पास मुंतकिल कर रहा हूँ। इसके बाद वो सिर्फ हाथ पांव मार सकेंगे और बस। इस दफा इमरान बेसाख्ता हंसा था, गोया उनकी बेबसी को ख्यालों ही ख्यालों में देख रहा था। लेकिन अगर उन्होंने हमें सर्च कर लिया तो तुम्हें पता है कि त्रिमजी अंकल पर क्या क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। साकिब ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, वो हमें सर्च नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी मैंने तोड़ कर लिया है। वो 10 साल भी ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वो इसे अपने ही सिस्टम की खराबी समझेंगे। इमरान ने साकिब की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन फिर भी हमें त्रिमजी अंकल और सर को एतमाद में लेने के बाद ही कुछ करना चाहिए। साकिब इतना बड़ा काम अकेले करने के हक में बिल्कुल नहीं लग रहा था। ठीक है, हम कल सुबह सबको एतमाद में लेने के बाद रात 8 बजे कार्रवाई करेंगे, इमरान ने हथियार डालते हुए कहा। दूसरे दिन इमरान ने अपना सारा प्लान हसन त्रिमजी, मास्टर खान और तमाम साथियों के सामने निहायत तफसील से बयान कर डाला। तुम्हारा प्लान वाकई बहुत जबरदस्त है, मगर ये तो पता चले कि इस तरह हम उनका कितना नुकसान कर सकेंगे। हसन त्रिमजी ने अंदाजा करना चाहा। अंकल, ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकता, अलबत्ता इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनका इंतहाई कीमती रिकॉर्ड काफी मिकदार में उड़ जाएगा और 2-4 त्यारे या तो हवा में टकरा जाएंगे या जमीन पर आ गिरेंगे और इनका खला में मौजूद सैटेलाइट सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाएगा और वो दांत पीस कर रह जाएंगे क्योंकि उनके पास जवाबी कार्रवाई के लिए कोई सबूत नहीं होगा। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से जवाब देते हुए कहा। तो हाल में मौजूद तमाम अफराद की शक्लें हैरत से फैल गयी। सब खामोशी से इमरान की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर खामोशी के बाद मास्टर खान बोले, इमरान, जानते हो जरा सी भी गलती हमारे मुस्तकबिल के सारे प्लान को खराब कर सकती है। सर, मैंने बहुत सोच समझ कर वर्किंग की है और मैं अपने तौर पर बिल्कुल मुतमईन हूँ, आगे आपकी मर्जी है, इमरान ने नहायत एतमाद में कहा। तो हसन त्रिमजी बोले, ठीक है इमरान, तुम ये काम कर डालो। जब दुश्मन से टकराना ही है तो डरना कैसा, तुम बिस्मिल्लाह करो, आगे अल्लाह मालिक है। और इमरान की चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। और फिर रात 8 बजे सब इमरान के कमरे में जमा थे और इमरान ने बटन दबा दिया। तल अबीब में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर में मौजूद मोसाद के चीफ कर्नल जोशम के कमरे का दरवाजा खुला और एक मेजर जिसकी सांस फूल रही थी भागता हुआ आया और सल्यूट मारते हुए बोला, सर गजब हो गया, हमारे 8 जदीद कंप्यूटराइज त्यारे जो मामूल की परवाज पर आधा घंटा कबल रवाना हुए थे लापता हो गए हैं। व्हाट, क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मालूम करो आखिर त्यारे कहाँ जा सकते हैं। कर्नल जोशम गुस्से में दाड़ा। सर, तमाम कोशिशें कर ली, रेडार सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर नेटवर्क पर सिर्फ लाइनें चल रही हैं और पायलट से राब्ता नहीं हो पा रहा और तैयारे लैंड भी नहीं कर सकते क्योंकि रनवे की तमाम लाइटें फ्यूज हो चुकी हैं और सैटेलाइट से भी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मेजर ने डरते डरते सारी सूरत हाल एक ही सांस में कर्नल जोशम के गोश गुजार करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, होश में तो हो तुम? सारा अमला कहाँ मर गया है? सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा? ये सब क्या हो रहा है? अगर एक भी त्यारा इधर उधर हुआ तो मैं तुम सब की खालें खिंचवा दूंगा। कर्नल जोशम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने बुखराहट में अपना कंप्यूटर ऑन किया तो वहाँ भी मुकम्मल खामोशी उसका मुंह चढ़ा रही थी। इतनी देर में एक सिपाही भागता हुआ कर्नल जोशम के कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, सर, CNN और BBC की खुसूसी बुलेटिन शुरू हो चुकी है जिसमें अभी अभी बताया गया है इसराइल के नवाही इलाके में 6 तैयारे फजा में गिरकर तबाह हो गए हैं और 2 तैयारे यहूदी आबादी वाले इलाके पर गिरकर तबाह हो चुके हैं। कर्नल जोशम का सुर्ख चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसने घबरा कर टीवी ऑन किया तो BBC का नुमाइंदा ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहा था। वो कह रहा था, आज रात 7:30 बजे आर्मी हेडक्वार्टर तल अबीब से उड़ने वाले 8 तैयारे नामालूम खराबी के बायस हवा में टकरा गए और गजा की पट्टी पर मौजूद मुकामी यहूदी आबादी पर गिर गए जिससे सैकड़ों जानें जाया हो गई। हलाकतों का अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका और अभी तक ये भी मालूम नहीं हो सका कि ऐसा क्यों हुआ। मजीद तफसीलात के लिए हमारे BBC के नुमाइंदे के साथ रहिए। और कर्नल जोशम ठटक कर रह गया। हसन त्रिमजी, मास्टर खान और गुरेला फाइटर्स इसराइली नेटवर्क तबाह करने के बाद अब आराम से टीवी के आगे बैठे ताज़ा खबरों का इंतजार कर रहे थे और फिर ठीक आधे घंटे बाद मुख्तलिफ चैनल्स पर खुसूसी बुलेटिन शुरू हो चुकी थी।
जिसमें इसराइल में फैलने वाली तबाही के बारे में बताया जा रहा था और बीबीसी के कैमरामैन यहूदी आबादी में फैलने वाली तबाही को रिकॉर्ड करने के साथ साथ वहाँ के लोगों के तासुरात मालूम कर रहे थे, जबकि चीखो पुकार करते हुए यहूदी इधर उधर भागते फिर रहे थे। वंडरफुल, ये तो हमारी उम्मीदों से बढ़कर साबित हुआ। हसन तिरमिज़ी खुशी से बोले, हाँ भाई इमरान, वाकई तुमने तो कमाल कर दिया। इसराइल को वाकई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मास्टर खान भी सताशी नजरों से इमरान को देखते हुए बोले, वाकई सर, हैंग लगी ना फटकड़ी और रंग भी काफी चोखा आया। जुबैर ने मुहावरे की टांग तोड़ते हुए कहा तो सब बेसाख्ता हंस दिए। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी इसराइली माहिरीन अपने सिस्टम को बहाल करने में कामयाब न हो सके और न यह मालूम कर सके कि ऐसा क्यों कर हुआ। लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को, जिसमें 650 यहूदियों की हलाकत, 8 हथियारों की तबाही और सैटेलाइट सिस्टम की बर्बादी शामिल थी, इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जबकि इसराइली वजीर आजम ने मोसाद को 1 माह के अंदर अंदर मुजरिमों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का टास्क दे दिया था। यही वजह थी कि न सिर्फ फलस्तीन में बल्कि शाम, लीबिया और उर्दन में भी मोसाद के एजेंट मुजरिमों की बू सूंघते फिर रहे थे। दमिश्क में क़याम का 6वां महीना शुरू हो चुका था। इन 5 महीनों में गुरेला फाइटर्स की सलाहियतों में न सिर्फ बेपनाह इजाफा हुआ था बल्कि उनके एतमाद में भी पुख्तगी आ चुकी थी। अरबी और इंग्लिश जबानों पर तो ऐसा अबूर हो चुका था कि पहचानना मुश्किल हो जाता था। अब वो काफी मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके थे जो अपने रब की रजा और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आग और खून के दरिया में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सुबह के वक्त पांचों लान में बैठे गरम गरम कहवे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि बंगले का मुलाजिम पैगाम लेकर आया कि हसन तिरमिज़ी साहिब आप लोगों को याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत अहम बात है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। वकास बालों में हाथ फेरते हुए बोला, और मेरा ख्याल है कि तिरमिज़ी अंकल हमें इसराइल भेजने के सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं। इमरान ने अंदाजा लगाया, और मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमें अभी कुछ दिन यही रहना है। साकिब ने एतमाद से कहा तो शुएब बोला, जब साकिब ने कह दिया तो हम सबको यकीन करना पड़ेगा। शुएब की बात खत्म होते ही सब कहका लगाते हुए उठ खड़े हुए और अंदरूनी दरवाजे की तरफ चल दिए। कमरे में तिरमिज़ी अंकल और मास्टर खान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। पांचों को आता देखकर मास्टर खान बोले, आओ बेटा, हम तुम लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। तुम लोगों के लिए एक असाइनमेंट मौजूद है। ओह जबरदस्त, शोएब खुश होते हुए बोला, सर हम तो वैसे भी बोर हो रहे थे, जल्दी से बताइए हमें क्या करना है। साकिब को काफी जल्दी हो रही थी। भाई तफसीलात तो आपको तिरमिज़ी अंकल ही बताएंगे। मास्टर खान हसन तिरमिज़ी की तरफ देखते हुए बोले, तो भाई अहम खबर ये है कि मोसाद के 2 एजेंट कल दमिश्क में देखे गए हैं। हसन तिरमिज़ी सांस लेने को रुके तो जुबैर बोला, अंकल इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? मोसाद के एजेंट तो सारी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं। खास बात है तभी तो आप लोगों को यहाँ बुलाया है। दरअसल वो कोई आम एजेंट नहीं बल्कि मोसाद की किडन स्क्वाड से ताल्लुक रखते हैं। हसन तिरमिज़ी ने आवाज को जरा धीमा करते हुए कहा, क्या मतलब? यानी आपका ख्याल है कि वो किसी को कत्ल करने के मिशन पर हैं? वकास ने हैरत से आंखें फैलाते हुए पूछा, जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझे, ये सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि हकीकत है। हसन तिरमिज़ी ने पुरसुकून लहजे में जवाब देते हुए कहा, अंकल आप हमें तफसील से बताएं कि क्या मसला है। इमरान ने दो टोक अंदाज में जानना चाहा। बात दरअसल ये है कि इसराइल में मौजूद हमारे एजेंट ने इतला दी है कि मोसाद ने शाम के वजीर खारजा बिन गामदी को उड़ाने का मंसूबा बनाया है, क्योंकि आजकल उन्होंने फलस्तीन की हमायत में काफी जबरदस्त तहरीक शुरू कर रखी है और मुसलसल इसराइल को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी इस पर काम शुरू कर देंगे। बहरहाल हकीकत उस वक्त सामने आई जब एयरपोर्ट से खुफिया तौर पर इतला मिली कि मोसाद के 2 एजेंट एयरपोर्ट के लाउंज में देखे गए हैं। हसन तिरमिज़ी ने रुककर गला साफ किया तो वकास बोला, अंकल 2 एजेंट देखे जाने का मतलब है कि 2 एजेंट और भी कहीं मौजूद हैं, क्योंकि आपने बताया था कि किडन स्क्वाड हमेशा 4-4 के ग्रुप में काम करता है और कत्ल को हादसे की शक्ल देने में भी खुसूसी महारत रखते हैं। बिल्कुल सही वकास, तुम्हारी यादाश्त वाकई लायक तहसीन है। यकीनन उनके 2 एजेंट या तो पहले से यही मौजूद हैं या फिर पहुंचने वाले होंगे। हसन तिरमिज़ी ने वकास की तारीफ करते हुए कहा, अंकल अब हमारे लिए क्या हुक्म है? साकिब ने बेचैनी से पूछा। तुम लोगों का मिशन बिन गामदी की हिफाजत करना और मोसाद को सबक सिखाना है, जिसकी प्लानिंग सिर्फ तुम 5 करोगे। अलबत्ता जरूरत पड़ने पर हमसे मालूमात ले सकोगे। हसन तिरमिज़ी ने गुरेला फाइटर्स को मिशन सौंपते हुए कहा, अंकल आप हमें इब्तदाई मालूमात दे दें, मसलन दोनों एजेंट कहाँ देखे गए थे और इनका हुलिया क्या था। बाकी काम हम खुद संभाल लेंगे। ग्रुप लीडर शोएब ने मिशन की इब्तदा करते हुए पूछा, बिल्कुल क्यों नहीं। दोनों एजेंट कल शाम 5:30 बजे एयरपोर्ट के लाउंज में देखे गए थे, फिर उनका पीछा किया गया, मगर वो इंतहाई महारत से हमारे साथी को बेवकूफ बनाकर निकल गए। अलबत्ता आखिरी मालूमात तक उनका रुख अलबलादी मार्केट की तरफ था, जहाँ वजीर खारजा बिन गामदी की रहायश भी है। जहाँ तक हुलिया का ताल्लुक है तो उन दोनों का कद तकरीबन 6 फुट या उससे कुछ ज्यादा ही था। रंग गोरा सुर्खी माइल था, 3 पीस सूट पहने हुए और स्याह चश्मा लगाए हुए थे और हाथ में आसमानी रंग का ब्रीफ केस था। और हाँ, खास बात यह है कि उनमें से एक के बाएं रुखसार पर गहरे जख्म का निशान है। ठीक है अंकल, अब हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे।
शुएब ने इजाजत लेते हुए कहा तो तमाम लड़के शुएब के साथ उठ खड़े हुए और हसन त्रिमजी और मास्टर खान से हाथ मिलाकर शुएब के कमरे की तरफ चल पड़े। शुएब के कमरे में पहुंचकर पांचों ने वुजू किया और 2 रकात नफल अदा करके अल्लाह से मिशन में कामयाबी की दुआ मांगी और शुएब के इर्द गिर्द बैठ गए। तकरीबन 2 घंटे तक मिशन की प्लानिंग करने के बाद सुबह ठीक 10 बजे उन्होंने जरूरी सामान और असलाह तैयार किया और कार में बैठकर अलबलादी मार्केट का रुख किया। वजीर खारजा बिन गामदी के इलाके में पहुंचकर उन्होंने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी की और चहलकदमी के अंदाज में वहाँ के खूबसूरत मकानात का जायजा लेने लगे। अगली गली के अख्ताम पर उनको एक गार्ड नजर आया। गार्ड से सलाम दुआ के बाद वकास बोला, जनाब हम तालिब इल्म हैं और एक अच्छे मकान की तलाश में हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस इलाके में कौन कौन से मकानात खाली हैं? गार्ड ने बताया कि पिछली गली में मकान नंबर 178 और 182 गुज़िश्ता 2 महीने से खाली हैं और उसी गली का आखिरी मकान भी खाली पड़ा है। तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले मकान हासिल किया। मकान बिन गामदी के बंगले से करीब तो नहीं था, लेकिन ज्यादा दूर भी ना था और वहाँ से भी बिन गामदी के बंगले की निगरानी कर सकते थे। लेकिन इन्हें सबसे पहले एजेंटों की तलाश थी और साकिब की छठी हिस्स क्या रही थी कि उन्होंने यकीनन वजीर खारजा बिन गामदी के करीब रहायश रखी होगी ताकि वारदात करने में आसानी हो। अगले दिन किराए का मकान हासिल करने के बाद ज़ुबैर के मशवरे पर अमल करते हुए उन्होंने क्रिकेट का सामान खरीदा और गली में क्रिकेट खेलने लगे ताकि आने जाने वाले तमाम लोगों को देख सके। लेकिन 2 दिन क्रिकेट खेलने के बावजूद उन्हें कोई खातिर-ख्वाह कामयाबी हासिल ना हो सकी। अलबत्ता 2 घरों पर उनको शक जरूर था क्योंकि इनमें रहायश के आसार तो थे लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था। तीसरे दिन वो शाम को फिर क्रिकेट खेल रहे थे कि एक स्याह कार उनके करीब आकर रुकी और उसमें से एक आदमी ने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और पांचों को बुरा भला कहने लगा कि सड़क पर खेलते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि पांचों की नजरें उसके चेहरे पर थी जिस पर जख्म का निशान साफ नजर आ रहा था। जनाब दरअसल इस मोहल्ले में ग्राउंड नहीं है, इसलिए मजबूरन हम सड़क पर खेलते हैं। हम तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। शुएब ने इतनी मासूमियत से अरबी में माजरत पेश की तो वो शख्स झटकता हुआ गाड़ी आगे बढ़ाने लगा और आगे जाकर एक मकान के सामने ठहर गया। चंद लम्हों बाद मकान का सदर दरवाजा खुला और कार अंदर दाखिल हो गई। कार नजरों से ओझल होते ही पांचों ने एक दूसरे के हाथों पर खुशी से ताली मारी और विकेट उठाकर अपने बंगले की तरफ चल पड़े। वो अपने मिशन की पहली कामयाबी पर बहुत खुश थे। घर पहुंचते ही उन्होंने अपना जरूरी सामान तैयार किया और बंगले की निगरानी करने लगे। शाम से रात और रात से सुबह हो गई मगर चारों एजेंटों में से कोई भी बाहर ना निकला। पांचों बारी बारी इसी मकान की निगरानी कर रहे थे। दूसरे दिन दोपहर 2 बजे वकास अपनी छत पर बैठा था कि अचानक उसी बंगले का दरवाजा खुला और वही कार बाहर निकल आई। कार के शीशे स्याह मायल थे, फिर भी वकास ने अंदाजा कर लिया कि कार में कुल 3 अफराद मौजूद हैं। अभी वो चौथे साथी के बारे में सोच ही रहा था कि एक लड़की मकान के दरवाजे से नमूदार हुई और दरवाजा बंद करने के बाद कार का पिछला दरवाजा खोल कर बैठ गई। लड़की के बैठते ही कार फराटे भरती हुई नजरों से ओझल हो गई। वकास जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ा और खुशी से चीखते हुए बोला, मुबारक हो, रास्ता साफ हो चुका है। हाँ भाई, क्यों चला रहे हो, क्या खबर है? साकिब कमरे से निकलता हुआ बोला। वो चारों अभी थोड़ी देर पहले ही रवाना हो चुके हैं, हमें फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। वकास कुर्सी पर बैठते हुए बोला। इतनी देर में बाकी साथी भी जमा हो चुके थे। ठीक है, हम अभी बंगले पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अंदर कोई सबूत नहीं छोड़ना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी भी किस्म का शक हो और वो मुहतात हो जाएं। इस तरह हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साकिब, ज़ुबैर और इमरान विकेट और बल्ला पकड़े बाहर पहरे पर खड़े हो गए, जबकि तयशुदा प्रोग्राम के तहत गेंद निकालने के बहाने शुएब और वकास बंगले के अंदर कूद गए। हाथों में दस्ताने पहनने के बाद शुएब ने महारत का मुजाहरा करते हुए मास्टर की मदद से दरवाजा खोला और दोनों जल्दी जल्दी कमरों की तलाशी लेने लगे। एक मेज पर बहुत से कागजात बिखरे पड़े थे जिन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई थी, लेकिन अब तक कोई काम की चीज बरामद ना हो सकी। अचानक वकास की नजर आसमानी रंग के ब्रीफकेस पर पड़ी तो उसने लपक कर ब्रीफकेस उठा लिया। शुएब ने बहुत कोशिश की लेकिन ब्रीफकेस इंतहाई मजबूती से बंद किया गया था और खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 मिनट की मुसलसल मेहनत के बाद शुएब ने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़कर बटन पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। ब्रीफकेस में एक सुर्ख रंग की फाइल मौजूद थी जिस पर इंग्लिश में मिशन गामदी तहरीर था। शुएब ने जल्दी से फाइल खोली तो उसके पहले 3 सफ़हात पर मिशन के हवाले से कुछ मालूमात दर्ज थी, जबकि चौथे सफ़े पर नक्शे की मदद से कुछ वजाहत करने की कोशिश की गई थी। नक्शा एक सड़क का था जिस पर एक तरफ से कार आ रही थी और दूसरी तरफ से एक ट्रॉलर दिखाया गया था। ट्रॉलर के नीचे उसकी स्पीड 100 किलोमीटर फी घंटा दर्ज थी। शुएब और वकास नक्शे पर झुके उसे समझने की कोशिश कर रहे थे और जब नक्शा उनकी समझ में आया तो उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। उफ मेरे खुदाया, इतनी जबरदस्त प्लानिंग के कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कत्ल की वारदात है। ये तो रोड एक्सीडेंट का केस बनाया गया है। वकास ने जुमला इस तरह अदा किया गोया मोसाद की किडन स्क्वाड को उनकी हिकमत अमली पर शाबाश दे रहा हूँ। तुम यकीनन ठीक कह रहे हो, लेकिन वकास ये बातें करने का वक्त नहीं है। इस फाइल को फौरन कैमरे में महफूज करो, ऐसा न हो कहीं हमारा दुश्मन पहुंच जाए और हम रंगे हाथों पकड़े जाएं।
शुएब ने जल्दी जल्दी दीगर कागजात नहायत सफाई से समेटते हुए कहा तो वकास ने जल्दी से खुफिया कैमरा निकाला और एक एक सफ़े की तस्वीर उतारने लगा। इतनी देर में शुएब ने छोटे छोटे 2 खुफिया माइक मेज के नीचे चिपका दिए। फाइल कैमरे में महफूज होते ही वो दोनों सामान समेट कर इंतहाई फुर्ती से मरकजी दरवाजे तक आए और थोड़ी देर बाद वो दरवाजे से बाहर सड़क पर खड़े हाथ जा रहे थे। शुएब और वकास के बाहर आते ही इमरान, साकिब और जुबैर ने भी जल्दी से क्रिकेट का सामान उठाया और नहायत इत्मीनान से अपने मकान की तरफ चल पड़े। घर में दाखिल होते ही शुएब ने माइक सिस्टम ऑन कर दिया। अब वो आसानी से उनकी सारी बातें अपने घर में बैठे सुन सकते थे। वकास ने जल्दी से कैमरे को कंप्यूटर के साथ मुंसलिक किया और पूरी फाइल का प्रिंट आउट निकाल लिया। अब इसका एक एक लफ्ज बआसानी पढ़ा जा सकता था। शुएब ने किडन स्क्वाड की तैयार करदा प्लानिंग पढ़नी शुरू की तो सबकी हैरानी काबिल दीद थी, क्योंकि कत्ल के इस मिशन में एक एक मिनट की मंसूबाबंदी की गई थी। इसमें लिखा था कि बिन गामदी की कार ठीक सुबह 8 बजे बंगले से बाहर निकलती है और 8:07 पर मरकजी शाहरा पर पहुंच जाती है। जैसे ही कार बंगले से बाहर निकलेगी, शिमलान इसकी इतला मरकजी शाहरा पर मौजूद माइकल को देगा, जो ड्राइवर को मौत की नींद सुलाकर खुद ट्रालर की ड्राइविंग सीट पर मौजूद होगा। वो फौरन ट्रालर स्टार्ट करके उसे 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर लाएगा और सामने से आती हुई बिन गामदी की सफेद रंग की कार पर अचानक ट्रालर चढ़ा देगा। कत्ल के इत्मीनान के बाद माइकल और उसका साथी अस्मित ट्रालर छोड़कर शिमलान से आ मिलेंगे, जो उनके करीब ही स्याह रंग की कार में मौजूद होंगी। इस तरह इल्जाम ड्राइवर पर आ जाएगा, जबकि वारदात के फौरन बाद मकान तब्दील कर लिया जाएगा और तीसरे दिन दमिश्क को छोड़कर तल अबीब में तफसीली रिपोर्ट पेश करनी होगी। शुएब भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि वो लोग वारदात किस दिन करेंगे, ताकि हम भी कुछ हिकमत अमली तय कर सकें। साकिब ने नहायत अहम सवाल पूछा। नहीं, इस फाइल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तरीका वारदात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। मेरे ख्याल में तारीख का तयन वो मौका देख कर करेंगे। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। शुएब ने फाइल के वर्क उल्टते हुए कहा तो वकास बोला, मेरे ख्याल में हमें बिन गामदी साहिब को किसी तरह ये इतला कर देनी चाहिए कि उनकी जान खतरे में है, ताकि वो भी मुहतात रहें और हमारे मिशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जुबैर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए वकास की बात काटते हुए कहा, वकास तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा सोचो, इस तरह तो ये खबर अखबार में भी लग जाएगी और मोसाद भी होशियार हो जाएगी कि उनकी भी निगरानी की जा रही है और हमारे लिए बिन गामदी को बचाना और मोसाद के एजेंटों को सबक सिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी सूरत में हम खामोशी से न सिर्फ मोसाद का प्लान नाकाम बना सकते हैं, बल्कि इनकी ठीक ठाक किस्म की खबर भी ले सकते हैं। साकिब वकास की तरफ देखते हुए बोला, जैसे किसी बच्चे को समझा रहा हो। लेकिन ये तो सोचो, खामोश रहने की सूरत में अगर कल ही बिन गामदी को कत्ल कर दिया गया तो हम क्या कर सकेंगे? क्या ट्रालर के आगे लेट जाएंगे? वकास अपनी तजवीज की हमायत में बहस करने के मूड में लग रहा था। अरे बेवकूफ, कल तो एतवार है, कल वारदात कैसे हो सकती है? मुझे लगता है शायद आज तुमने खाना वक्त पर नहीं खाया। इमरान की बात पर सब हंसने लगे तो वकास गड़बड़ा गया और बोला, ओ आई एम सॉरी, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। चलो भाई, फजूल बातें छोड़ो और ये सोचो कि हम उनका प्लान किस तरह खाक में मिला सकते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। शुएब ने बाकायदा मीटिंग का आगाज करते हुए कहा। 3 घंटे जारी रहने वाली मीटिंग के अख्ताम पर पांचों मुश्तरका हिकमत अमली तय कर चुके थे। प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें बिन गामदी पर हमले से सिर्फ 2 मिनट कबल ट्रालर को बम से उड़ाना था और मोसाद का राज फाश करना था। इस तरह वो बिन गामदी को बचाने के साथ साथ मोसाद की साजिश को दुनिया के सामने ला सकते थे। दूसरी सूरत में वो सिर्फ मोसाद के एजेंटों को ठिकाने लगा सकते थे और इसमें भी बहुत खतरा मोल लेना पड़ता। चलो ये तो तय हो गया कि हमें ट्रालर को सिर्फ 2 मिनट कबल उड़ाना है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रालर की मौजूदगी का पता लगाना होगा, वरना हमारा सारा प्लान खाक में मिल सकता है। इमरान ने अहम नुक्ता उठाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सारी तफसीलात जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है माइक सिस्टम। जुबैर ने ट्रांसमीटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, माइक सिस्टम? लेकिन ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा, जबकि दुश्मन तो कब का वापस आ चुका है? जल्दी करो, लाइन मिलाओ, देखो शायद कुछ खराबी हो गई है। साकिब ने जुमला इतने एतमाद से अदा किया कि सारे के सारे माइक सिस्टम की तरफ दौड़ पड़े। शुएब ने जल्दी से ट्रांसमीटर की सुई इधर उधर की तो अचानक शोर की आवाज आनी शुरू हो गई, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ इंसानी आवाजें शामिल होने लगी और फिर आवाज साफ हो गई। कोई कह रहा था, ओके स्मिथ, आज की रिपोर्ट क्या है, कोई प्रोग्रेस? किसी ने रौबदार आवाज में पूछा। यस सर, मैं और माइकल ट्रालर स्टैंड गए थे। एक शख्स मुनासिब लगा जिससे हम पीर की बुकिंग तय कर चुके हैं और कुछ एडवांस भी उसे पकड़ा दिया है। उसे 7 बजे का टाइम दिया है। ट्रालर का नंबर BVU 8132 है। तुम्हें अपना काम तो ठीक से पता है ना? पहले वाली आवाज दोबारा सुनाई दी। यकीनन सर, पीर की सुबह 7 बजे ट्रालर लेकर हम मरकजी शाहरा तक आएंगे। इस दौरान ड्राइवर को ठिकाने लगाकर बराबर में बिठा देंगे और ड्राइवर की सीट माइकल संभाल लेगा। आपकी तरफ से सिग्नल मिलते ही हम ट्रालर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लाते हुए वो सब कुछ कर डालेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। स्मिथ ने आखिरी जुमला जहर भरे लहजे में अदा किया। लेकिन याद रखना, कार को अच्छी तरह रगड़ना है ताकि बिन गामदी के बचने का कोई इम्कान ही बाकी न रहे।
दूसरी सूरत में हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा। ये किसी लड़की की आवाज पहली दफा सुनाई दी थी। ग्रीनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हालांकि तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानती हो कि मैं इस काम में कितना माहिर हूँ। याद नहीं बरतानिया वाले मिशन में कितनी खूबसूरती से शहजादी को रोड एक्सीडेंट में मारा था और आज तक बरतानिया इस केस को हल नहीं कर सका। इस दफा स्मिथ ने जोरदार कहका लगाया और फिर जाम से जाम टकराने की आवाजें आने लगी, जैसे वो सब शराब के गिलास आपस में टकरा रहे हों। और फिर मुस्तकिल खामोशी छा गई। शायद वो उठ गए थे। साकिब, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम्हारी छठी हिस्स बर वक्त ना जागती तो इतनी अहम मालूमात तो निकल जाती। और इमरान अभी साकिब को दाद दे ही रहा था कि साकिब इमरान की बात काटते हुए बोला, अच्छा ये शाबाश, तुम मुझे बाद में देते रहना। पहले ये बताओ कि ट्रॉलर का नंबर क्या था? किसी को याद भी है या नहीं? साकिब ने तवज्जो दिलाई। यार वो इतनी तेजी से बोल रहा था कि मैं तो सही से सुन ही नहीं सका। इमरान ने फौरन हाथ उठाते हुए कहा, मैंने सुना तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि नंबर 20 से शुरू होता है। जुबैर ने पहला लफ्ज ऐसे बताया जैसे कोई कारनामा अंजाम दे दिया हो। अरे बेवकूफ, सिर्फ 20 का हम क्या अचार डालेंगे? 20 से न जाने कितने ट्रॉलरों पर नंबर प्लेट लगी होंगी। शुएब ने सर पकड़ते हुए कहा, वकास, क्या तुम याद कर सकते हो कि स्मिथ ने ट्रॉलर का क्या नंबर बताया था? अब साकिब को वकास का ख्याल आया जो उन सब से पीछे कुर्सी पर बैठा था। हाँ वकास, जहन पर जोर दो, तुम याद कर सकते हो, सिर्फ तुम। शुएब ने वकास को कुछ सोचते हुए देखा तो उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, मैं भी सही से नहीं सुन सका। वकास के एक जुमले ने चारों के रहे सहे ओसान भी खता कर दिए। चारों की हालत गैर होते देखकर अचानक वकास के मुंह से हंसी का फुवारा छूट पड़ा। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोगों के चेहरों पर तो हवाइयां उड़ने लगी। वकास, खुदा के लिए अब तो संजीदा हो जाओ। हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं बल्कि जान हथेली पर रख कर किसी खास मिशन पर आए हैं। ना चाहते हुए भी शुएब ने वकास को बाकायदा डांट पिलाते हुए कहा, गलती हो गई बास, आइंदा नहीं होगी, माफ कर दो बास। वकास ने भी बाकायदा हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा और फिर खुलखुला कर हंस पड़ा। उम्र में सबसे छोटा होने की वजह से इसकी तबीयत में मुसखरापन अभी तक बाकी था। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बनाओ और ट्रॉलर का नंबर बताओ ताकि हम अपनी जवाबी कार्रवाई को फाइनल टच दे सकें। शुएब ने मजीद समझाने का इरादा तर्क करते हुए दो टोक अंदाज में पूछा। BVU 8132। वकास ने संजीदा होते हुए ट्रॉलर का नंबर बताया। क्या तुम्हें यकीन है बिल्कुल यही नंबर था? यकीनन, तभी तो इतने एतमाद से बता रहा हूँ। 5 साल बाद भी पूछोगे तो यही नंबर बताऊंगा। क्या समझे मिस्टर? वकास ने साकिब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो बस फिर तय हो गया, मैं और वकास एतवार की रात ट्रॉलर में बम फिट करेंगे, जबकि तुम तीनों शिमलान की कार में बम फिट करोगे। इसी तरह पीर की सुबह 8 बजे हम मरकजी शाहरा के आसपास झाड़ियों में मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन लेंगे और जैसे ही ट्रॉलर कार के तकरीबन 500 मीटर के फासले पर पहुंचेगा, हम रिमोट से ट्रॉलर उड़ा देंगे और इसके फौरन बाद उनकी कार पर कार्रवाई करते हुए उसे भी निशाने इबरत बना डालेंगे। बम कितने पाउंड का होगा और कहां से हासिल किया जाएगा? इमरान ने पूछा। ट्रॉलर के नीचे कम से कम 5 पाउंड का बम होना जरूरी है, जबकि कार के अगले हिस्से के नीचे 1 पाउंड का बम भी काफी होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो और शिमलान और ग्रीनी जख्मी हालत में गिरफ्तार हो सकें। इस तरह हम मोसाद को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं और इसराइल पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा, जबकि बम त्रिमजी अंकल हमें जरूर फराहम कर देंगे। ये कहते हुए शुएब की आंखों में पैदा होने वाली चमक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। अगले दिन वो पांचों ट्रॉलर स्टैंड पर मौजूद ट्रॉलरों में से मतलूबा ट्रॉलर को अच्छी तरह शनाख्त कर चुके थे। रात के 12 बजते ही वो पांचों मुकम्मल तैयारी के साथ बाहर आ चुके थे। सड़क पर ट्रैफिक कम हो चुकी थी। शुएब और वकास ट्रॉलर स्टैंड की तरफ रवाना हो गए, जबकि इमरान, जुबैर और साकिब मुसाद के बंगले के अतराफ का जायजा लेने लगे। शुएब और वकास जब ट्रॉलर स्टैंड पर पहुंचे तो वहाँ सन्नाटे का राज था। 2-3 चौकीदार एक कोने में बैठे हाथ ताप रहे थे, जबकि रेडियो पर अरबी में कोई गाना चल रहा था, जिसकी वजह से शुएब और वकास को दीवार फलांगने में किसी खास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मुख्तसर सी जिद्दोजहद के बाद वो मतलूबा ट्रॉलर को शिनाख्त कर चुके थे और अब त्रिमजी अंकल से हासिल करदा 5 पाउंड वजनी बम तार की मदद से अच्छी तरह बांध रहे थे। 15-20 मिनट बाद वो बम को अच्छी तरह सेट कर चुके थे। दूसरी तरफ इमरान बंगले के बाहर पहरा दे रहा था और जुबैर और साकिब अंदर कूद गए। बंगले के अंदर से इंग्लिश म्यूजिक और जोर जोर से बातों की आवाजें आ रही थी। शायद कामयाब मंसूबाबंदी की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। मना लो बेटा, जिंदगी की आखिरी रात बड़ी धूम से मना लो। इंशाअल्लाह कल जहन्नम के दारोगा ही तुम्हारी सही ठिकाई लगाएंगे। जुबैर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। इसी दौरान साकिब कार के नीचे लेट गया और नहायत एहतियात के साथ बम को इंजन के साथ मुंसलिक कर दिया और इसी तरह खामोशी के साथ वो दोनों बंगले से बाहर निकल आए और घर की तरफ चल दिए। यार, अगर अल्लाह की मदद साथ हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी चींटी की तरह नजर आती है और सारे काम आसान हो जाते हैं। घर वापस पहुंचने के बाद इमरान फ्रीजर से पानी की बोतल निकालते हुए बोला, हाँ भाई, हमारे हिस्से का तो काम हो गया। अब मालूम नहीं शुएब और वकास कहाँ तक कामयाब हुए हैं। साकिब ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, बेफिक्र रहो, जब अल्लाह हमारे साथ है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
उन्हें कुछ नहीं होगा, जुबैर ने तसल्ली देते हुए कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद शुएब और वकास भी वापस आ चुके थे और अब आइंदा का प्रोग्राम सेट कर रहे थे। जिम्मेदारियां तय करने के बाद रात के 3 बजे वो पांचों वुजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। नमाज से फारिग होकर उन्होंने अपने रब से कामयाबी की दुआ की और अपने अपने बिस्तरों पर आराम करने के लिए लेट गए। सुबह 6 बजे फजर की नमाज और नाश्ते से फारिग होकर सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। शुएब की हदायत पर सब ने अपने अपने चेहरों को मेकअप से तब्दील कर लिया था और 7:30 बजे वो पांचों गैर महसूस अंदाज में मरकजी शाहरा के आसपास पोजीशन संभाल चुके थे। ठीक 8 बजे वजीर खारजा बिन गामदी की कार बंगले से बाहर निकल चुकी थी। दूसरी तरफ से ट्रालर भी रवाना हो चुका था। रिमोट कंट्रोल शुएब के हाथ में मौजूद था। अचानक शुएब को दूर से बिन गामदी की कार नजर आई जो काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और इसके फौरन बाद ही जैसे ही ट्रालर मुखालिफ सिमत से आता हुआ नजर आया, शुएब की गिरफ्त रिमोट के बटन पर और मजबूत हो गई। और फिर जब शुएब ने देखा कि ट्रालर कार के काफी नजदीक पहुंच चुका है, उसने सुर्ख बटन दबा दिया और फिर फिजा एक जबरदस्त धमाके की गूंज से लर्ज उठी और ट्रालर में आग भड़क उठी। धमाके की आवाज सुनते ही बिन गामदी की कार के ड्राइवर ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और बिन गामदी की कार तेजी से घूमते हुए सड़क से नीचे कच्चे में उतर गई। बिन गामदी की कार के पीछे दुश्मन की कार भी आ रही थी जिसमें शिमलान और ग्रीनी मौजूद थे। ट्रालर में होने वाला धमाका और भड़कते हुए शोले देखकर शिमलान ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और कुछ ना समझते हुए वापस मोड़ने का इरादा कर ही रहा था कि शुएब ने दूसरा बटन भी दबा दिया और फिर एक और धमाके ने कार का अगला हिस्सा तबाह कर दिया और कार कलाबाजियां खाती हुई ट्रालर से टकरा गई। धमाके की आवाज सुनते ही थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियों ने ट्रालर और कार को घेरे में ले लिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझानी शुरू कर दी। इसी दौरान बिन गामदी अपनी कार से उतर आए और पुलिस से बोले, ये मुझ पर कातिलाना हमला है, इनमें से एक भी भागने न पाए, और ये कहकर दोबारा रवाना हो गए। शुएब, इमरान और वकास भी रिमोट फेंक कर जाए हादसा पर जा पहुंचे और यूं जाहिर करने लगे जैसे वो भी अजनबी हों। ट्रालर में मौजूद माइकल, स्मिथ और ड्राइवर की लाशें जैसे ही बाहर आईं तो शुएब चीखते हुए बोला, जनाब ये तो हमारे पड़ोसियों की लाशें हैं। हाय बेचारे जान से हाथ धो बैठे। शुएब ने लहजे में इंतहाई अफसोस का तासुर पैदा करते हुए कहा, ऐ लड़के क्या वाकई तुम इन्हें जानते हो? पुलिस इंस्पेक्टर ने शुएब की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, जी हाँ जनाब, ये लोग अलबलादी मार्केट के पीछे वाले इलाके में रहते हैं और हमारे पड़ोसी थे। हम आपको इनका घर भी दिखा सकते हैं। शुएब ने इंतहाई मस्कीन सूरत बनाते हुए जवाब दिया, तो फिर ठीक है, तुम लोग हमें इनका घर दिखाओगे? ये तो सीधा सीधा बिन गामदी पर कातिलाना हमले का केस बनता है। ये तो शक्ल से ही दहशतगर्द लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बोला। कार में मौजूद शिमलान और ग्रीनी जख्मी हालत में भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि पुलिस ने इन्हें मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया और इनका जदीद असलहा भी अपने कब्जे में ले लिया। आधे घंटे बाद दुनिया भर का मीडिया जाए हादसा पर पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहा था।